अस्सलामुअलैकुम। डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में खुशामदीद। हस्ती मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सलमान खान और मैं हूं नजफ राजा। उम्मीद है, दुआ है, जहां कहीं पे भी हो खुशी और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हो। सुबह का आगाज हो चुका है। हमारी कोशिश रहती है कि सुबह आपके साथ एक अच्छी बात की जाए ताकि आपकी जो सुबह है वो भी खुशगवार गुजर सके और पॉजिटिव ख्यालात से आपका जहन भर जाए ताकि आप काम भी पॉजिटिव कर सके। तो बताइए सलमान, आज की अच्छी बात क्या है? तो आज की अच्छी बात यह है कि गैर ज़रूरी तनकीद उस तलवार की मानंद है जो आपके खूबसूरत ताल्लुकात के सर कलम कर देती है। तो तनकीद कीजिए लेकिन गैर ज़रूरी मत कीजिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप क्रिटिसिज्म की बजाय अगर एप्रिसिएशन का सहारा लेंगे तो आपके ताल्लुकात भी बेहतर होंगे और आप एक मस्बत तब्दीली भी देखेंगे। और इसके साथ साथ अगर कहा जाए, तनकीद बराए तनकीद मत कीजिए, तनकीद बराए तामीर कीजिए। अगर कोई तनकीद कर देता है तो खुद में सुधार पैदा करें, देखें कि आपने कहाँ गलती की, मजीद किस तरह आप बेहतर बना सकते हैं उसको। और उसी को तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहा जाता है, जिससे चीज़ें बेहतर होती हैं। खैर, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इसी अच्छी बात के साथ और लोगों को बताते हैं। आज सबसे पहले तो हम आपको पाकिस्तान के खूबसूरत से इलाके की सैर करवाएंगे अपने सेगमेंट फैमिली वेकेशन में, और उसके बाद आपको मिलवाएंगे बहुत ही ख़ास मेहमानों से, जानेंगे उनकी पर्सनल, उनकी प्रोफेशनल और उनकी ट्रैवल लाइफ के बारे में अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट में। फिर उन्हीं गेस्ट के साथ मिलके हम पाकिस्तान की उस खूबसूरत जगह को प्रमोट करेंगे जिस जगह की हमने आपको सैर करवाई होगी अपने सेगमेंट ट्रेंडिंग टुडे में। और उसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे एक इंस्पिरेशनल वुमेन से, जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी, किस तरह उन्होंने हर्डल्स का मुकाबला किया और कामयाब रही। और फिर आपको लिए चलेंगे फैशन की दुनिया में अपने सेगमेंट फैशन क्रेज के अंदर, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपके पसंदीदा ब्रांड्स क्या सेल ऑफर करें। हमारा सेगमेंट होगा बैटल ऑफ ब्रांड्स। फिर हेल्थ के बारे में भी बातचीत करेंगे क्योंकि सेहत बहुत ज़रूरी है, जान है तो जहान है, अपने सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस में। और उसके बाद आपसे मुतारिफ करवाएंगे उन लोगों को भी जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, और वैसे भी पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने सेगमेंट गॉट टैलेंट में। और आखिर में मैं और नजफ एक चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और आप लोगों को चैलेंज देंगे ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकें, अच्छी आदत अपना सकें, बुरी आदत छोड़ सकें। और उसके लिए हमने ख़ास सेगमेंट कंस्ट्रक्ट किया है जिसका नाम है टुडेज़ चैलेंज। चलें चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फैमिली वेकेशन की जानिब। जी, इस सेगमेंट में हम आपको पाकिस्तान के एक इलाके की सैर करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती है, हमारी हिस्ट्री कितनी अच्छी है। लेकिन साथ ही साथ हमारी कोशिश ये भी होती है कि आप जो है इससे देखकर इनकरेज हो और आप अपनी फैमिली के साथ प्लान करें, बैग पैक करें और जाकर इन नज़ारों को खुद अपनी आंखों से देखें। और आज सलमान हम सैर करने के लिए जा रहे हैं मोहनजोदाड़ो। आइए सबसे पहले इस पर खूबसूरत सी वीडियो देखते हैं और उसके बाद बातचीत करते हैं। वीडियो आपने मुलाहिजा की, मोहनजोदाड़ो सिंध का एक बहुत ही मशहूर इलाका है और आप देखिए कि हमारी खुशकिस्मती है
कि ये दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है, यानी कि दुनिया के सबसे पुराने जो सिविलाइज लोग थे वो हमारी इसी धरती पर, इसी जगह पर रहते थे। और आप अंदाज़ा कीजिए 5000 साल पुरानी जो ये सिविलाइजेशन है, उस ज़माने के लोग इतने महारत रखते थे, इतने खूबसूरत उन्होंने कंस्ट्रक्शन की हुई थी, गलियाँ थी, घर कुशादा थे, और सीवरेज सिस्टम आज तक उसी को फॉलो किया जाता है जो उन्होंने सीवरेज सिस्टम बनाया हुआ था। फिर इसके अलावा वहाँ से जो है कपास के दाने भी मिले हैं, और इसके अलावा जौ के दाने भी मिले हैं, गंदम के दाने मिले। इसका मतलब ये है कि वो काश्तकारी भी कर रहे थे, और चक्कियाँ भी मिली हैं नजफ़, जिससे वो आटा पीसते थे। तो इतने सिविलाइज लोग थे, जहाँ दुनिया में इंसान जो है वो शायद जानवर की खाल पहनते थे, यहाँ पर लोग कपड़ा बनाकर उससे अपना तन ढाँपते थे। तो मोहनजोदाड़ो जो है ये पूरी दुनिया के लिए लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये 1980 को इसको रजिस्टर किया गया और 1920 में इसकी दरियाफ्त की गई। बिल्कुल सलमान, और इसकी खुदाई से हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए हैं। यहाँ पर आपको कीमती नवादरात मिलती हैं और अशिया भी मिली हैं। और वहाँ के जो लोग थे सलमान, उनका जो लिबास था, मर्दों का लिबास धोती और चादर था, और वहाँ की जो खवातीन हैं वो कीमती पत्थरों के जेवरात पहना करती थी। फिर वहाँ पे जो है चक्की भी मिली जिससे आटा पीसा जाता है, वो भी वहाँ पे मिली, और 7 शहर वहाँ पे आबाद थे। तो बेसिकली ये सेगमेंट कंस्ट्रक्ट डिज़ाइन करने का मकसद यही है कि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए, आप लोगों को इस तरफ अट्रैक्ट किया जाए कि पाकिस्तान विजिट करें, पाकिस्तान ट्रैवल करें। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत है, उनसे बातचीत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर कीजिए। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। और मोहनजोदाड़ो अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप एक तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन को देखते हैं, यहाँ पर म्यूज़ियम ख़ास तौर पे बनाया गया है। और जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि फैमिली के साथ प्लान करें, अपने बच्चों को लेके जाएं, दिखाएं उन्हें, ताकि उनका नॉलेज में भी इजाफा हो, वो चीज़ों को लर्न भी करें। और ट्रैवलिंग का फ़ायदा ही है, ट्रैवलिंग से आप ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, आप एक्सप्लोर करते हैं नई जगहों को। तो पाकिस्तान में तो सारी नेमतें हैं, और हमें चाहिए कि हमें बस सिर्फ तैयारी करनी है। वो कहते हैं ना, सफ़र है शर्त, तो हमें निकलना है और जाके इन जगहों को और देखना इसके है। साथ साथ वैसे भी माइंड, बॉडी, सोल के लिए बहुत ज़रूरी है, रिलैक्स हो जाता है। और जब आप ट्रैवल करके वापस आते हैं तो आपकी वर्क एफिशिएंसी भी हाई हो जाती है। तो आप प्लान करें, और हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे तो बहुत ही ख़ास मेहमान। एक जो है वो तो कनाडा से ख़ास तौर पर पाकिस्तान आई हैं, और पाकिस्तान के अंदर क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, तो उन्हीं से जानेंगे। दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में आपको बता दूं, साइकिलिस्ट हैं और साइकिल पे अकेले ट्रैवल करते हैं। कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रैवल किया, क्या क्या पाकिस्तान की खूबसूरती देखी, ये भी जानेंगे उन्हीं से। लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आपको खुशामदीद करते हैं। आगे चलते हैं, शामिल करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, मॉर्निंग गेस्ट। जी इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने ख़ास मेहमानों से, और वो ख़ास इसलिए होते हैं क्योंकि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा ऐसा काम कर रहे होते हैं जिससे वो हमें पाकिस्तान को भी सर्व कर रहे होते हैं, और हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी होते हैं। हम जानते हैं उनकी कुछ मॉर्निंग रूटीन के हवाले से भी, और ख़ास तौर पे उनकी ट्रैवल लाइफ के बारे में भी। तो आज के मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा दें। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, साइकिलिस्ट हैं, और इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत इलाके हुंजा से है। इन्होंने साइकिलिंग शुरू की और ये सोलो ट्रैवलर हैं, अकेले साइकिलिंग करते हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बलूचिस्तान से खुंजराब पास यानी कि 3000 किलोमीटर तक अकेले साइकिलिंग करते हुए आए, और इन्होंने 11 दिनों में ये सफ़र तय किया, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल रिकॉर्ड है। इसके अलावा हाल ही में वज़ीरिस्तान से ये साइकिलिंग करते हुए इन्होंने एक सफ़र किया है, और उस इलाके को जिसको शायद हम लोग ये तसव्वुर करते हैं कि वो सेफ़ नहीं है, इन्होंने अकेले ट्रैवल किया। और फिर साइकिलिंग करते हुए पाकिस्तान की जो खूबसूरती है उसको किस तरीके से एंजॉय करते हैं, ये उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आबिद बेग। आबिद बेग, आपको डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में खुशामदीद है। थैंक यू वेरी मच।
और हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं, अब मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हैं, कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। दुबई में इन्होंने 10 साल का एक्सपीरियंस हासिल किया बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड प्लानर के तौर पर, और दुबई में ही एक स्कूल रन कर रही हैं जो कि ब्रिटिश स्कूल है, वहाँ पे फाउंडर हैं उस स्कूल की, एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत सारे मल्टीनेशनल मीडिया के साथ मुंसलिक भी हैं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है अलीना आजम ने। डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। कैसी हैं अलीना आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त। बताइए कि सुबह आप जैसे कि हमारी मॉर्निंग गेस्ट हैं, तो सुबह का आगाज़ कैसे होता है आपका, ये बताइए हमारे नाजरीन को। सुबह का आगाज़ तो सुबह सुबह ही होता है। हमारी रूटीन ऐसी है, स्कूल बच्चों में, आई एम ए मदर, सो स्कूल की रूटीन होती है। उसके बाद आई ट्राई टू वर्क आउट इन द मॉर्निंग, कुछ योगा या कोई 20 मिनट कोई रूटीन जो मैं सुबह करने की कोशिश करती हूँ। जब मौसम अच्छा हो तो वॉक या फिर इंडोर कोई एक्सरसाइज, और Very बस nice. उसके बाद काम शुरू। नाश्ता नहीं करती हैं आप? नाश्ता तो करती हूँ करती हूँ, बट थोड़ा सा लेट करती हूँ। अच्छा, तो नाश्ते में क्या लेती हैं? नाश्ते में इतना कुछ हेल्दी नहीं लेती, बस चाय ज़रूरी होती है मेरे लिए। और very nice. उसके अलावा ये है कि कुछ अच्छा, खास मतलब नहीं। रूटीन, आप कनाडा भी रही 5 साल, दुबई भी रही, तो रूटीन यही होती थी या मुख्तलिफ less. इलाकों में जाके चेंज हो जाती है? जी, डिपेंड करता है आपकी लाइफ की फेजेस पे डिपेंड करता है आपका। जैसे कई काम, फॉर एग्जांपल मेरे 24 आवर्स के भी काम होता था, कुछ टाइम जोन डिफरेंसेस की वजह से इमिग्रेशन का। तो अगर लेट मॉर्निंग हो रही है तो फिर आपकी रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बट मोर और लेस सिमिलर यही रूटीन अपनाने की कोशिश तो करती हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। आबिद बेग, वैसे आप तो खुद एक स्पोर्ट्समैन हैं, साइकिलिंग करते हैं, एक्सरसाइज तो आपकी वैसी काम की रूटीन है, तो वैसे आपकी सुबह का आगाज़ कैसे होता है और आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? सुबह का मॉर्निंग ऑलमोस्ट 5 o'clock मुझे उठना होता है, जिससे मैंने ट्रेनिंग करनी होती है। मॉर्निंग के मेरा हर दिन का डिफरेंट सेशन होता है, मतलब एंड्योरेंस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। तो एवरेज कोई 2 घंटे में राइड करता हूँ, 2 से 3 घंटे अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद फिर आके वापस आके फिर फ्रेश होना, देन जस्ट डू सम ब्रेकफास्ट। तो नाश्ते में स्पेशल क्या लेते हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी और आपको हुंजा चाहिए? हुंजा और के बड़े ट्रेडिशनल हाँ, खाने हैं, ये तो आज शेयर आपको करें। शेयर करना पड़ेगा। नाश्ते का ये है कि डिपेंड करता है कि जिस दिन राइड की हो उस दिन तो मेरा फिर काउंटेड नाश्ता होता है। जिस दिन राइड ना करना, जिस दिन रेस्ट हो या जिस दिन रिकवरी का दिन हो, तो वही जो घर में मिले, मतलब जो हर बंदा खाता है घर में, वही करना। ठीक है, हुंजा के वैसे फ्रूट्स भी बड़े मशहूर हैं। Yes. कुछ लोग तो फ्रूट्स से ही अपने दिन का आगाज़ करते हैं। Yes, if you have some there in as a seasonal fruits, और ऑफ सीजन में हम ड्राई फ्रूट्स को भी मतलब प्रेफर करते हैं। ठीक। अच्छा, साइकिलिंग जो है, जो पहाड़ों पे साइकिलिंग करना, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। बाहर तो एक प्रॉपर स्पोर्ट्स है, वहाँ पे तो बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आई गेस आप इसके पायनियर हैं, बिगिनर हैं जिन्होंने शुरू किया इस काम को? ना, मैं अब जिसकी बात कर रहे हैं वो माउंटेन बाइकिंग है। आई डोंट डू दैट। मैं रोड साइकिलिस्ट हूँ, रोड साइकिलिंग करता हूँ मैं। ठीक है, जो मेरे टाइप या जो जिस टाइप की मैं खेलता हूँ उसको रोड साइकिलिंग कहते हैं। ठीक है। ठीक है। यानी कि आप ये थोड़ा एग्रेसिव स्पोर्ट है, जिसमें जो मेन फोकस होता है वो स्पीड के ऊपर होता है। सही। तो माउंटेन बाइकिंग का इतना मुझे एक्सपीरियंस है नहीं, बट ये है कि जहाँ पर आई नीड अ गुड सरफेस, गुड रोड। ये आप प्रॉपर ट्रैक जो बना होता है उसी को फॉलो जी, करते जी, हैं, जी, कोई रोड। शॉर्टकट दरमियान में नहीं लेते? नो 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 नो, रोड बना होना चाहिए और मेटल रोड होना चाहिए। ठीक। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है साइकिल पे सफ़र करने को ही क्यों आपने तरजीह दी? साइकिल इज़ लाइक नो, आई मीन पैशन है मेरा आप अगर देख लें मेरे पेजेस के ऊपर भी, इट्स लाइक साइकिलिंग इज़ इन माई ब्लड। आई लव दिस गेम, सिंपली जस्ट सिंपल वन लाइन, आई लव दिस गेम। दैट्स ग्रेट। और कितने अरसे से कर रहे हैं? कोई 8 साल से प्रॉपर इन में, तो मुझे 8 साल से ज़्यादा हो गए, बट स्कूल टाइम से ही करते थे, मतलब स्कूल आना जाना। ठीक, बट प्रॉपर बराबर। मैं इसमें इन हो गया हूँ तो 8 साल से ऊपर हो गए। चलें, आपके एडवेंचर ट्रिप्स के बारे में भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कहाँ कहाँ गए और क्या क्या देखा आपने। अलीना, अब आपकी जानिब आते हैं। बताइए कि एज अ कंसल्टेंट कौन कौन सी जिम्मेदारियां आप खुद पर महसूस करती हैं कि मुझे अपने कंट्री के लोगों को थोड़ा सा डायरेक्ट करना है, इनके लिए ये काम करना है?
जी बिल्कुल. सो वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस आई केम इनटू दिस वाज टू गाइड पीपल बिकॉज मुझे जब मैं इस सफ़र पे मैंने आगाज़ किया तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि बहुत कम गाइडेंस अवेलेबल है. जो गाइडेंस अवेलेबल है भी वो भी थोड़ी सी मिस गाइडेंस की तरफ जाती है. एंड अ लॉट ऑफ आवर यूथ इज़ मिस गाइडेड. उनको कई चीज़ें इम्प्रेशन दिया जाता है और वो वैसी होती नहीं है. सो आई जस्ट फेल्ट कि देयर वाज अ गैप इन द मार्केट जहाँ पे हमारी यूथ के लिए हमारे मुल्क के लोगों के लिए ज़रूरी है कि उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग इस चीज़ में दी जाए, विच इज़ वाई आई केम इनटू दिस फील्ड. और इसमें एजुकेशनल काउंसलिंग है, करियर काउंसलिंग भी है. इमिग्रेशन इज़ ऑब्वियसली वन पार्ट ऑफ इट. उससे पहले एजुकेशनल भी आती है. अच्छा, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में भी उनको भी गाइडलाइन देती हैं, उनके भी मसाइल को हल करती हैं या डिस्कस करती हैं, इस बारे में भी हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए. जी. सो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगेन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और करियर वो तो इंटरनेशनल है, सब पे अप्लाई वही होता है. क्योंकि जब स्टूडेंट जब टीन एज में होता है उस टाइम पे नॉट ऑल पेरेंट्स आर देयर टू गाइड देम द वे दे नीड इट. और चेंजिंग टाइम्स के साथ चीज़ें भी चेंज होती जा रही हैं और बच्चों को मीडिया का बहुत ज़्यादा एक्सेस है जिसकी वजह से देयर इज़ इनफ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि उनसे एब्जॉर्ब नहीं होती और उस चीज़ में आई थिंक गाइडेंस रिक्वायर्ड होती है. अच्छा, अब अगर देखा जाए तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है. हर इंसान, इवन के लोग तो मेडिकेशन के लिए भी गूगल पहले देखते हैं, गूगल में सर्च करते हैं. तो इसके लिए भी डेफिनेटली इमिग्रेशन के लिए भी लोग आजकल वहाँ से बहुत नॉलेज देते हैं. तो आप को क्या लगता है कि किस हद तक गूगल या ऑनलाइन उनको सपोर्ट मिल सकती है और इवेंचुअली आपके पास ही क्यों आना पड़ेगा? जी. सो देखें, हर चीज़ का हल गूगल पर होता है बट टू सर्टेन एक्सटेंट. आपको जो चीज़ आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यू डोंट नो द एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज़ बीइंग शेयर्ड ऑन देयर. क्योंकि आजकल हर कोई जाके उस पर एक आर्टिकल लिख सकता है. जिसने अपनी इमिग्रेशन कराई है फॉर एग्जांपल दे कैन राइट ऑन इट ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंस बट दैट माइट नॉट अप्लाई टू एवरीवन क्योंकि हर इंडिविजुअल केस डिफरेंट होता है. हर इंडिविजुअल एज अ पर्सन डिफरेंट होता है. उसकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स फ़र्क होती हैं. अब मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो कि हु वांट टू इमिग्रेट फॉर एग्जांपल बट looking at their situation I can tell that it's probably not a good idea for them. So मैं उस केस में उनको ये भी guidance देती हूँ even though it goes against my you know what I do but I feel कि true guidance in its essence is very important जो कि कम होती है. So आप online ठीक है आपको information मिल सकती है but it's not the same. आप again I'm also licensed in immigration law तो थोड़ा सा I go by the law. जो एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है वो हम देते हैं. फॉल्स प्रोमिसेस नहीं मिल रही हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो जनरलाइजेशन की तरफ जाती है क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिफरेंट एक्सपीरियंस है. हर किसी की अपनी स्टोरी है और हर किसी की अपने केस टू केस भी वेरी करता है क्योंकि किसी की क्या क्वालिफिकेशन है, किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से फिर इमिग्रेशन को आप देखते हैं. जी बिल्कुल. सो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट भी हो सकता है, एक यंग प्रोफेशनल हो सकता है, एक मैच्योर बिजनेसमैन हो सकता है, फैमिली इमिग्रेशन भी होती है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमिग्रेशन और हर एक की इवैल्यूएशन डिफरेंट होती है. अब ऑनलाइन ये होता है कि जब लोग एक दूसरे को एडवाइसेस देना शुरू होते हैं वो अपनी पर्सनल सिचुएशन की बेसिस पे अगले को समहाउ अनइंटेंशनली मिसगाइड कर देते हैं. बिल्कुल. तो इस केस में आई थिंक इट्स रिक्वायर्ड कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स या एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इस फील्ड में हों जो कि लोगों को सही गाइड कर सकें. अच्छा अलीना, इस बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताइए. 10 साल आपने दुबई में स्पेंड किया और फिर आप कनाडा भी कुछ अर्सा रही हैं. वहाँ के टूरिज़्म को कहाँ देखती हैं और फिर पाकिस्तान के टूरिज़्म में अब आप यहाँ पर हैं क्या देखते हैं, कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान में टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैंने काफ़ी दुनिया में ट्रैवल किया हुआ है दुबई रह के क्योंकि दुबई वाज सेंट्रली लोकेटेड. सो यूरोप और सारी नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं वो मुझे आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल. जी बिल्कुल. तो और दुबई के अंदर खुद भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस बट आई जस्ट फील समहाउ कि जो पाकिस्तान में आपको खूबसूरती मिलती है, दुबई तो काफ़ी मैन मेड भी है. आपको वहाँ पे सब कुछ उन्होंने क्रिएट किया हुआ है और वो आपको फील होता है. यू फील द फेकनेस और आर्टिफिशियल आपको एक फीलिंग आती है जो कि जब आप व्हेन यू आर क्लोज टू नेचर पाकिस्तान में जैसे आप अप नॉर्थ जाएं या इवन कहीं भी आप जाएं वो एक अपना कल्चर है. वी आर अ वेरी रिच कंट्री इन टर्म्स ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री. सो
जो मेरे वहाँ पे कॉलीग्स होते थे जो फॉरेनर्स थे वो दे वर वेरी इंटरेस्टेड, उनको बड़ा शौक होता था कि पाकिस्तान आके यू नो वी वांट टू सी, हमें लेके जाओ। और अच्छा, तो पाकिस्तान में अभी कहाँ कहाँ गई हैं, किस किस जगह ट्रैवल किया आपने? मैंने अप नॉर्थ ट्रैवल किया है, आई बिन अप टू नारान, बट अब तो हुंजा और स्कर्दू जो है मेरा इंशाल्लाह प्लान है इस सीज़न के अंदर ही जाने का। इसके अलावा आई बिन टू अदर सिटीज़, कराची और गवादर की साइड पे भी वेरी नाइस। गई हुई हूँ, जी। गवादर का फिर आपने बीच देखा होगा, कहते हैं कि जी। दुनिया के खूबसूरत बहुत। सनसेट्स में से एक है और अनटच बीचेस हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। और डेजर्ट लाइफ भी है यहाँ पर। Desert life। पाकिस्तान के अंदर आप यू जस्ट नेम इट और यू हैव इट, That's true। हर चीज़ है यहाँ पर। सलमान, यहाँ पे इलाके ही नहीं हैं, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं, मेहमान नवाज हैं, दिल नवाज। अगर खाने की बात की जाए, फूड की बात की जाए, तो कहाँ क्या टेस्ट नहीं हमें मिलता है। अच्छा आबिद, आपसे भी जानेंगे, कहा जाए तो आपने आधे से ज़्यादा पाकिस्तान विजिट कर लिया हुआ है, बहुत सारे एरियाज़ में आप गए हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा, कहाँ पे क्या देखा, कोई मज़े के वाक़यात शेयर करें हमारे नाजरीन के साथ। पाकिस्तान की ब्यूटी ये है कि वी हैव यू नो रिच डाइवर्सिटी। आप यू गो ऑन 3-4 आवर्स राइड और ड्राइव, आपको 3-4 किस्म के लोग, 3-4 किस्म की ज़ुबानें, 3-4 किस्म के एक्सपीरियंसेस मिलती हैं। तो और पाकिस्तान की खाना जो भी आपको ब्यूटी है, different आप मिलेगा। टेरेन में देख लें, आप लैंडस्केप में देख लें, आप लोगों में देख लें, डाइवर्सिटी इज़ यू नो आई मस्ट से दिस इज़ द ब्यूटी हमारे जो इस मुल्क में है। बाकी आप किसी मुल्क में जाते हैं, इफ़ यू गो टू अरब यू वुड फाइंड एवरीबॉडी इज़ अरब, right? And you would find almost like the complete Arab is like it is of the same type of terrain, landscape है, रेगिस्तान है, अगर कोई डिफरेंट है तो बहुत कम है। हमारे यहाँ पर तो आप कोई 100 किलोमीटर के बाद like if you blind for somebody and you just let him see after 100 kilometers he would say कि वो मुख्तलिफ जगह में है। बिल्कुल ठीक है, तो ये पाकिस्तान की ब्यूटी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मैं साइकिलिंग में जाता हूँ तो हर दिन अगर मुझे कोई लंबे दिन का टूर है मेरा, तो हर दिन मैं एक नई जगह में, एक मुख्तलिफ जगह में टूर कर रहा होता हूँ। मतलब ये नहीं होता कि सेम मतलब पिछले दिन का जो रास्ता था या वो इलाका था, सेम तरह के इलाके में अगले दिन कर रहा हूँ। Every day is a new day। यस, न्यू डे, न्यू पीपल, न्यू लैंग्वेज, न्यू फूड, लाइक न्यू लैंडस्केप, एवरीथिंग इज़ न्यू। तो सबसे ज़्यादा किस जगह की फूड को आपने एंजॉय किया? फूड तो मुझे अपना पसंद है, हुंजा का, जीबी का। उसके अलावा हमारी तरह का थोड़ा खाना बनाते हैं, पठान और बलोची। आई लाइक दैट। स्पाइसेस थोड़े हम अवॉइड करते हैं। अच्छा, आपने बलूचिस्तान से खंजराब पास तक का सफ़र किया, ये आइडिया कैसे आया कि मुझे ये करना है और कितना चैलेंजिंग था ये? वेल, मैंने अप्रैल में ये किया था। बलूचिस्तान और माडाब डिस्ट्रिक्ट में आता है प्रिंसेस ऑफ होप। अगर आप गूगल करें तो आपको पता बिल्कुल, चलेगा। Princess of Hope, इट्स यू नो लाइक ए नेशनल स्टैच्यू, ब्यूटीफुल स्टैच्यू। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था पूरा पाकिस्तान, चारों सूबे पाकिस्तान के, दैन कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खुजराब, पाक चाइना बॉर्डर गेट के ऊपर मैंने अपना राइड एंड किया और रजिस्टर किया था वहाँ पर। तो तो आइडिया सर इसका थे तो ये 11 दिन की राइड, बट इट टुक मी लाइक 3 years टू डू दिस। तकरीबन 2 साल पहले मैंने ट्राई किया था। बलूचिस्तान से मैं पूरा चल के खारियाँ तक पहुँच गया था। खारियाँ में मेरी बाइक टूट गई, हल्का सा क्रैश हो गया मेरा। आई मीन खारिया जेलम में ना, गुजरात में, सॉरी। उसके बाद आफ्टर दैट आई ट्राइड अगेन लास्ट ईयर सितंबर में। फिर आपने खारियाँ से शुरू No, किया? no, no, not again. I went to the start point. Yeah, again to that statue. तो फिर जब मैं सादकाबाद पहुंचा, ये 21-22 मार्च की बात थी, जब कोविड स्टार्ट हुआ था। पुलिस ने रोक लिया and they didn't let me go any further. और मैंने काफ़ी कोशिश की करने की, रिक्वेस्ट की, बट नहीं हो सका। उन्होंने छोड़ दिया। फिर 50 किलोमीटर के बाद फिर मुझे पकड़ लिया। फिर जो मेरा स्पॉन्सर था उसने ही कॉल्ड मी कि नो वी आर नॉट गिविंग अवे गुड मैसेज, जस्ट कॉल इट ऑफ। उसके बाद फिर ये मैंने इस टाइम किया विदाउट स्पॉन्सर, विद नो सपोर्ट, ऑन पर्सनल एक्सपेंस एंड एवरीथिंग, अप्रैल में, एंड आई डिड इट फाइनली। थर्ड अटेम्प्ट था मेरा। डिटर्मिनेशन है Yeah, it was a passion, yeah. हाँ, हाँ, मतलब मेरा एक क्या था कि मैंने नेशनल रिकॉर्ड करना है। क्या बात है। और
आई मीन 3000 की बजाय मुझे तकरीबन 6000 चलना पड़ा। एग्जैक्टली। जबरदस्ती डिटर्मिनेशन है, ये फोकस्ड होना है कि आप अपने गोल को लेके कितने सीरियस और हैं। रिकॉर्ड्स भी वही लोग बनाते हैं जो पैशनेट होते हैं, जिस तरह के आबिद बेग साहब हैं। इनसे मजीद भी जानेंगे कि किस तरीके से ये अपनी तैयारी करते हैं ट्रिप की, क्या क्या सामान लेके जाते हैं। और हम जो है अलीना से भी जानेंगे पाकिस्तान के टूरिज़्म को किस तरह मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, क्या कंपैरिजन है कनाडा और पाकिस्तान के टूरिज़्म में, और बहुत से कैनेडियंस जो पाकिस्तान आना चाहते हैं उन्हें वो क्या मशवरा देती हैं। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ दो बहुत ही अमेजिंग गेस्ट मौजूद हैं। बात कर रहे थे इनसे ट्रैवलिंग के हवाले से, टूरिज़्म के हवाले से, किस तरह मज़ीद हम पाकिस्तान के टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। अलीना, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। जैसे कि आपने इंटरनेशनल काफ़ी विज़िट किया है, बहुत सारे कंट्रीज़ के आपने टूरिज़्म भी ये डिपार्टमेंट देखे हैं और देखा होगा कि क्या क्या गैप्स किस किस तरह वो फिल करते हैं। पाकिस्तान में टूरिज़्म के सेक्टर को किस तरह देखती हैं, कौन कौन से गैप्स हैं जिनमें हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि डिस्कवर पाकिस्तान का इनिशिएटिव है कि हम पाकिस्तान में टूरिज़्म को प्रमोट करें, जिस तरह हमारे CM और हमारे PM का ये इस चीज़ पे काफ़ी फोकस था। इस बारे में बात कीजिए। सबसे पहले तो आई थिंक देयर शुड बी, जो आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है दैट इज़ कमेंडेबल। और पहले वी हैव नॉट सीन दिस बिफोर। हम लोग जब स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं वो इस तरह के चैनल्स ढूंढ रहे होते हैं जिसमें आपको दे टॉक अबाउट पाकिस्तानी कल्चर एंड पाकिस्तानी आपकी यहाँ पे जो भी हमारी लोकेशंस हैं जो वर्थ विजिटिंग हैं। तो इट्स वेरी नाइस एंड रिफ्रेशिंग टू सी दैट इस तरह का इनिशिएटिव अब लिया गया है। और स्पेशली इंटरनेशनली पाकिस्तान को पॉजिटिवली प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप जो कंट्रीज़ आजकल अब टूरिज़्म में आगे हैं वो इसी तरह देव बिल्ड देमसेल्व्स अप ग्रेजुअली। वी हैव नेचुरल अनटैप्ड ब्यूटी, वो तो उसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ जो पहले हमारा गैप था वो ये था कि भी हमारा थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो इट वाज लैगिंग बिहाइंड। कुछ रास्ते रूट्स वगैरह इतने सही बिल्ट अप नहीं थे, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते थे लोगों को। अब तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम देयर। अब तो आई थिंक हमने काफ़ी 70-80% जो हमारे इस तरह के कंसर्न्स थे वो कवर हो चुके हैं। Now is the time it should be promoted to the world out there, not just to Pakistanis, but also to other people. जैसे मैं बाहर कनाडा में या दुबई में मेरे साथ और जो मेरे कॉलीग्स थे डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के, they really wanted to come to Pakistan. उनको शायद इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी सही तरह से, देयर वाज अ लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन, और वैसे भी लोगों से भी नहीं मिलती थी। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स आई थिंक बहुत ज़रूरी हैं। दे हेल्प प्रमोट, जो कि हमारे गवर्नमेंट का भी आई थिंक यही इनिशिएटिव है। इट हैज़ वर्कड आउट रियली वेल आई थिंक, और इसमें मज़ीद आगे काफ़ी काम और भी होना चाहिए आई फील। अभी आपने बात की कनाडा में भी मतलब लोगों का रुझान है कि पाकिस्तान आके विजिट करें, देखें। जी बिल्कुल, इवन दो कनाडा एक कम्प्लीटली दूसरा 7 समुंदर पार, इट्स वेरी फार फ्रॉम पाकिस्तान, बट यू विल बी अमेज्ड कि वहाँ के लोगों को भी उन्होंने पाकिस्तान का स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ का सबने सुना होता है। सो जो मेरी कॉलीग्स वगैरह जिस फर्म में मैं काम कर रही थी वो मुझे अक्सर कहा करते थे कि हमें पाकिस्तान ज़रूर जाना है। वी हर्ड दैट इट्स द स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया, जो आपका नॉर्दर्न एरिया है। तो एंड एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल केम ऑल्सो, जैसे लोग एशिया की सब कॉन्टिनेंट साइड पे आते हैं। प्रीवियसली ज़्यादा इंडिया की तरफ रुझान होता था, बट नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू पाकिस्तान, और वो नज़र आता है अब आपको फॉरेनर्स। आप क्या समझती हैं मज़ीद किस तरीके से इन फॉरेनर्स को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है उसको भी तक़वियत मिले, वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो? क्या और मज़ीद जो है, क्योंकि कमी जहाँ हम देखते हैं वो हमारी मार्केटिंग की साइड पे आ जाती है, शायद हम उस तरह मार्केट नहीं कर पाते या हम कुछ उस टाइप की प्लान्स नहीं रख पाते। तो क्या सजेस्ट करेंगी कि ऐसे कुछ इवेंट्स प्लान किए जाएं ताकि फॉरेन कम्युनिटी ज़्यादा अट्रैक्ट हो? बिल्कुल, आई फील देखें अभी आजकल कोई भी अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान करता है, दे लुक ऑनलाइन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस और कन्वेंशनल मीडिया पे भी प्रेजेंस, जैसे ये आपका चैनल है। तो आई थिंक इस तरह के इनिशिएटिव्स और फोरम्स, ट्रैवल फोरम्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वी नीड टू प्रमोट देम मोर, ताकि ज़्यादा लोगों को एक्सेस हो उसकी। और
I feel जब Pakistanis who are living abroad they can play a big role in it as well because वो लोग उनके सामने होते हैं, उनकी बात somehow they would believe more. अगर मैं जाके वहाँ पे किसी को कहूँ कि आप वहाँ पे आए and there's full security and you'll get right places to stay at, they'll be more convinced that way. So I feel हमें international थोड़ी सी presence build करनी चाहिए, maybe in the form of events, forums, इस तरह की चीज़ें I think would help. और डिस्कवर पाकिस्तान तो एक प्लेटफॉर्म है ही सबके लिए कि पाकिस्तान की इस खूबसूरती को हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया को दिखाया जाए। तो आबिद ये बताइएगा, आपने फिर क्या क्या खूबसूरती जो अभी तक डिस्कवर की, कोई बड़ा को अनोखा सा वाक़या हुआ ट्रैवल करते हुए? हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती ये है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो बड़े हॉस्पिटेबल हैं। बिल्कुल। जब आप सफ़र में निकलते हैं और रास्ते में से किसी से कोई चीज़ लेके खाएं तो लोग पैसे नहीं लेते। आपके साथ भी ऐसे हुए? बहुत दफ़े सर हुआ मेरे साथ। लाइक राइड पर हम जाते हैं तो अक्सर हमारी हालत ख़राब होती है। जब आप राइड से रुकते हैं तो लाइक यू आर ऑल वेट, कम्प्लीटली वेट। उसके बाद गर्द, मिट्टी, धूल, तो देख के बेचारों को तरस आता है शायद। दे रिफ्यूज़ टू टेक मनी। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ स्वीट थिंग अबाउट पीपल। उसके अलावा और काफ़ी वाक़यात होते हैं, क्रैशेस होते हैं, एक्सीडेंट्स, लाइक कई दफ़ा बाल बाल बचे हैं, कई दफ़ा स्किन उतर गई है, ये चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो आपसे इंस्पायर हो कि वो भी इस तरह जो है वो साइकिलिंग पे ट्रैवल करना चाहेंगे, तो आपका क्या कोई आगे प्लान्स हैं कि आपको ग्रुप्स की सूरत में जो है ट्रैवल करेंगे? आई हैव अ ड्रीम कि मैं जीबी की एक टीम बना सकूँ। आई डिस्कस्ड इट विद चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, बट ही जस्ट लिसन्ड एंड ही डिडंट रिस्पॉन्ड, दैट्स ऑल। ये हमारा डायलेमा है। तो मेरा ड्रीम है कि अपने, दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव गेम फर्स्ट ऑफ ऑल। ये मैं अपने इनिशिएटिव पे इसलिए फ़िलहाल इसलिए नहीं कर सकता कि ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है। आई मीन मिलियंस, लाइक अ नॉर्मल बाइक विल कॉस्ट यू $1 million, ठीक है, नॉट द हाईएस्ट एंड, लाइक द मिडल एंड बाइक इज़ फॉर $1 million। तो इंशाल्लाह कर लेंगे, मेरा ड्रीम है वो कर लूँगा मैं, टीम बनाएंगे। उसके अलावा जो दूसरा मेरा है कि मेरा अपना पर्सनल एक ज़ाती मेरा एक ड्रीम है, सोलर सिल्क रूट का मेरा है, अपने पर्सनल अचीवमेंट के लिए, जो कदीमी शहर रेशम जिसको हम बोलते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम बीजिंग और जाके वेनिस इटली में अच्छा ये ख़त्म होता है, ये रूट है। मतलब कितना सफ़र होगा तकरीबन? ये 12,000 किलोमीटर है। 12,000 किलोमीटर, और ये तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा अगर आप इसको। यस, इफ आई डू, नहीं बहुत लोगों ने किया सिल्क रूट, इफ आई डू इट लाइक इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, तभी रिकॉर्ड बन जाएगा। और अंदाज़न कितना टाइम में, मतलब अगर आप करेंगे तो रिकॉर्ड बनेगा? अगर मैं अपने सोलो पाकिस्तान के स्पीड पे जाऊँ तो ये 48 डेज़ का बन जाता है, बट यस मेक इट 55 डेज, लिटिल प्लस माइनस। लेकिन आप काफ़ी डिटरमिन्ड हैं और मुझे लगता है ये कर लेंगे सलमान, और इनका ये प्लान जो इन्होंने बता दिया, बिल्कुल। और हम आप फिर आ पाएंगे हमारे शो में और हम बातचीत करेंगे इस बारे में। इसके अलावा मेरा जो मकसद है टूरिज्म, जी, साइकिलिंग के थ्रू ना, लाइक आई वांट टू शो पीपल द कंट्री थ्रू माय गोप्रो। हम गोप्रो लेके चलते हैं, हमारे साथ कैमरामैन तभी होता है जब कोई स्पॉन्सर मिले हो, अदरवाइज गिम्बल्स, सेल्फी स्टिक्स एंड गोप्रोज होती हैं। तो गोप्रो के उस एंगल में, फ्रेम में बहुत प्यारा लाइक लगता है। पाकिस्तान मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा, मैं रिसेंटली मैं वज़ीरिस्तान करके आ रहा हूँ, तो उन जगहों को एक्सप्लोर करना, इसलिए बलूचिस्तान है, वज़ीरिस्तान है, उन जगहों पे मैं जाना पसंद करता हूँ जहाँ पर लोग कम जाते हैं, ताकि लोगों को बता सकें भाई ये भी एक जगह है। इसमें भी बल्कि बात करेंगे क्योंकि लोगों के जहन में शायद ये चीज़ें बनी हुई हैं कि वज़ीरिस्तान के इलाके या बलूचिस्तान के बहुत से इलाके सेफ़ नहीं है। ये सोलो ट्रैवल करते हैं साइकिल पर, तो वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन जिस तरह हम सब लोगों की ख्वाहिश है और हम ख्याल लोग हैं कि पाकिस्तान की जो खूबसूरती है उसे दुनिया के सामने लेकर आएँ, तो उसके लिए हमने एक सेगमेंट रखा ताकि आप लोग भी इस कार्य खैर में हमारा साथ दें। तो अब बढ़ते हैं उस सेगमेंट की जानिब जो है ट्रेंडिंग टुडे। इस सेगमेंट में हम पाकिस्तान के उस खूबसूरत जगह को प्रमोट करते हैं जिस जगह की हमने आपको सैर करवाई होती है। तो आज हमने सैर की है मोहनजोदाड़ो की।
आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हमें सपोर्ट करना है, हमारे साथ इमोशनली कनेक्ट करना है, अपना सेल फोन उठाना है और मोहनजोदाड़ो की कोई भी पिक्चर लीजिए, अपने फेसबुक और इंस्टा पर पोस्ट कीजिए और आप अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी कर सकते हैं। लेकिन डिस्कवर पाकिस्तान टीवी को टैग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने हमारे साथ कनेक्ट तो करना ही है, आपके सपोर्ट की भी, जैसे कि मैंने पहले कहा, ज़रूरत है और इट्स जस्ट अ 15 सेकंड एक्ट ऑफ काइंडनेस व्हिच कैन क्रिएट मैनी जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज एंड डेफिनेटली कंट्री रेवेन्यू। पाकिस्तान से हमने इतना सब कुछ लिया है, नाउ इट्स हाई टाइम टू गिव बैक टू पाकिस्तान। और जितनी देर में नजफ़ आपको ये बता रही थी, हम सब ने जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर इसको जो है प्रमोट करने की कोशिश की है और हम सबको कोशिश करनी है और मुझे यकीन है कि जब हम ये कोशिश करेंगे तो एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड करना शुरू कर देंगे और हम सब लोग स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं। चंद सेकंड अगर हम पाकिस्तान के निकाल लें, मोहनजोदाड़ो हम में से बहुत से लोग गए होंगे, आपके पास वहाँ की पिक्चर्स भी होंगी। आप उन पिक्चर्स को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, किसी के ऊपर भी शेयर करें और डिस्कवर पाकिस्तान को ज़रूर टैग कीजिए, क्योंकि अगर आप हमें टैग करेंगे तो हम आपकी वो तस्वीर अपने प्रोग्राम के ज़रिए दिखाएंगे कि पाकिस्तान के इलाके कितने खूबसूरत हैं। अच्छा अलीना, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। अभी बहुत सारे गैप्स हैं जिनको हमें फिल आउट करने की ज़रूरत है। एक बिहेवियर हम देखते हैं, आप पाकिस्तान में रहती हैं, लोगों के साथ डील भी करती हैं और ट्रैवल भी काफ़ी कुछ किया, काफ़ी जगह आपने की हुई है। लोगों में बिहेवियर ये है कि खूबसूरत जगह है, खूबसूरत आप विज़िट करने के लिए हैं, लेकिन हम अपना लेफ़्ट ओवर उधर रख देते हैं। विज़िट तो कर ही रहे हैं, ट्रैवल तो कर ही रहे हैं, लेकिन मकसद ये है कि आपने पाकिस्तान की खूबसूरत जगह को खूबसूरत रहने देना है, अपने बिहेवियर में चेंज लाना है। इस बारे में क्या कहेंगी? जी बिल्कुल। अब जैसे इंटरनेशनली मैंने ये बात ऑब्ज़र्व की है कि आप किसी भी टूरिज़म स्पॉट पे जाएंगे, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लिनलीनेस और वहाँ पे देखें, लोग एक जगह की उस वक्त कदर करते हैं जब आप खुद अपनी जगह की कदर करेंगे। दे यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। सो अगर हमारे मुल्क में जैसे वी हैव टू स्टार्ट विद द लोकल्स, जो आपके रेजिडेंट्स हैं उस टाउन के या जो लोकल्स हैं, दे नीड टू लीड बाय एग्जांपल और उसके साथ आप फैसिलिटेट करें। जैसे कोई ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे आपकी जो भी डिस्पोज ऑफ करने की होती हैं ऑप्शंस, बिन्स वगैरह, वो प्लेसमेंट होनी चाहिए। और आई थिंक फिर लोकल जो आपकी म्यूनिसिपैलिटी है, जो इस तरह की रेगुलेशंस जो हैं वो उस पर पीनलाइज भी होना चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने तो ये देखा है, हम लोग यहीं से वो गलत आदतें लेके बाहर जब गए और वहाँ पे जब आप इस तरह की कोई चीज़ करें आपको वो पीनलाइज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपकी पकड़ होती है सबसे बड़ी। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली यू सी अदर पीपल, आप देखते हैं कि अगर अगला बंदा ये कर रहा है तो यू शुड ऑल्सो डू समथिंग व्हिच इज़ गुड फॉर योर एनवायरनमेंट। और एग्जैक्टली हम तो यही कहते हैं कि बहुत सी आपकी बुरी आदत होती हैं, आप उन्हें छोड़ सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है, जो अच्छी बात है, वहाँ पर कम्युनिटी खुद कोशिश करती है, वहाँ के लोग जो है वो सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखते हैं। आप किस तरह इसको देखते हैं और जो टूरिस्ट आते हैं क्या एजुकेट भी करते हैं उन्हें कि इन जगहों पे गंद मत फैलाएं? अच्छा मैम, जिस तरह मैम ने कहा कि आई मीन यू नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम होम, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी लैकिंग है। मेरा अपना ओपिनियन है। जहाँ से मैंने पढ़ा है हुंज़ा में, हमें बचपन से सिखाया जाता है। आई मीन लाइक हमारे स्कूलों में होता था कि क्लास की सफाई करना, लाइक वी वुड फील प्राइड इन दैट, क्लास की सफाई करना। यस, इवन जापान के स्कूल्स में यही होता है कि बच्चे सबसे पहले आके स्कूल की सफाई करते हैं। और आई मीन जो कम्युनिटी स्कूल्स होते थे हमारे, उसमें प्रॉपर टीचर्स को बताना पड़ता था यार कि डो नॉट ब्रिंग अलॉन्ग चिल्ड्रन। क्लीनलीनेस के दिन वॉलंटियर जाते थे, शर्तें भी करते थे जाके। बट ये एक ट्रेंड है कि वी फील गुड अबाउट लाइक क्लीनिंग आवर ओन प्लेस, ये उसकी बात है। और उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी जीबी में भी फैल गया है। बहुत बुरा लगता है हमें, यू नो, द ओनली थिंग वी डिस्टर्ब्ड बाय द टूरिस्ट, कचरे के बारे में। वी ट्राई टू टेल देम, कोशिश करते हैं सब। कभी कभी मैंने खुद भी किया इस तरह, somebody like he throws some, you know, wrappers out from the car, मैंने उठा के दोबारा उसी गाड़ी में डाल दी। I mean there was a rude on my part,
बट लाजमी भी था वो। लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है। ठीक हम है। भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, रोज़ आपको एजुकेट कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवेयरनेस स्प्रेड की जाए, आपको बताया जाए क्या करना चाहिए और कैसे हम खुद को मज़ीद दुरुस्त कर एग्जैक्टली। और जैसा अलीना ने कहा, अब तो पाकिस्तान में भी, अब KPK में ख़ास तौर पे जो है वो एक तो टूरिस्ट पुलिस बनाई गई और अब वहाँ पर जो है पेनलाइज किया जा रहा है। वहाँ पर फ़ाइन होता है कि अगर आप गंद फैलाएं, कचरा फैलाएं, तो ज़रूरी है कि हम फ़ाइन पे करें और फिर इस बात को समझें। हम पहले से इस चीज़ के हवाले से एजुकेट हो जाए। जैसे हम कहते हैं कि हम अपने घरों को साफ़ रखते हैं, हमें अपने गली मोहल्लों को, अपने शहरों को, अपने इलाकों को भी साफ़ रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया अलीना, आप आई और इतनी अच्छी आपने सजेशंस दी, बहुत कुछ जानने को आपसे मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आबिद, आपके यहाँ पर आने के लिए बहुत सारी चीज़ें जानने का, सीखने का मौका मिला हमें भी, और जो आपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट इंस्पायरिंग वुमेन की जानिब। इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक इंस्पिरेशनल वुमेन से, जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी, किस तरह उन्होंने हर्डल्स का मुकाबला किया और ज़िंदगी में कामयाब हुई। आज जिस शख्सियत ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, अब उनके बारे में आपको बताती हूँ। बेहतरीन फोटोग्राफ़र हैं, वीडियोग्राफर हैं, आर्ट डायरेक्टर हैं, इसके साथ साथ टूर ऑर्गेनाइज़र के तौर पर 10 साल से काम कर रही हैं। बहुत अच्छे से आर्ट को, क्रिएटिविटी को जानती हैं। मज़ीद इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अक्सा चौहान। डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। कैसी हैं अक्सा? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा अक्सा, ये बताइएगा, वीडियोग्राफी और ये जो फोटोग्राफी है, पहले से शौक था इस फील्ड में आने का? एक्चुअली ये कि बचपन में कहीं ड्राइंग कर ली, कहीं पर थोड़ा सा क्रिएटिविटी, कुछ आर्ट पीसेस बना लिए, इसी तरह करते करते फिर आहिस्ता से आगे निकलते निकलते मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ ग्राफिक डिज़ाइन में 2011 में। तो उसके बाद भी साथ में फ़ोटोग्राफ़ी सब्जेक्ट था हमारा मेन 3rd सेमेस्टर में, तो उसके साथ साथ वीडियोग्राफी, आर्ट डायरेक्शन, तो डिज़ाइन की एक्चुअली डिग्री में काफ़ी ज़्यादा जो हैं हमारे प्रोडक्शंस के वो कवर होते हैं सेक्शंस। तो उस इसलिए चलते चलते जोन सा वो इस तरह मेरा सफ़र जोन सा वो शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब आज इस मौका। अक्सर जब भी इंसान ज़िंदगी में कामयाब होता है, उसके पीछे एक स्टोरी होती है और साथ ही साथ किसी ख़ास पर्सनालिटी से वो इंस्पायर होता है। आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? मेरी इंस्पिरेशन बिल्कुल इसी तरह है कि जब आप कुछ चीज़ें एज आ पैशन लेके चल रहे होते हो तो उनको अगर आप प्रोफेशन बना लें, इट्स बेटर देन टू ऑल। तो मेरा पैशन था शुरू से काम करना, इस तरह निकलना और थोड़ा सा हट के चलना। सो बीइंग अ बिज़नेस लेडी मैंने यही किया और 2011 टू टिल अभी तक मैं अपना सेटअप जोन सा वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनली रन कर रही हूँ। और इसमें इंस्पिरेशन ये है कि हम लोग छोटे होते देखते होते थे टीवी चैनल्स पे कि वो वुमेन आई हैं, उन्होंने ये अचीवमेंट्स की हैं, वो आई उन्होंने ये अचीवमेंट्स की हैं। तो इस तरह देखते हुए एक चाम था कि क्यों ना मैं भी एक दिन एज अ बिज़नेस वूमेन या एक प्रोफेशनल लेडी जोन सी है इसकी तरह आगे निकलूँ। तो इसी तरह चलते चलते फिर अल्लाह ताला ने वो ख्वाब पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, हर इंसान का वैसे तो जी चाहता है कि वो एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर ही समझ सकता है कि कितनी चैलेंजेस से वो गुजरता है, कितनी हार्डशिप, कितना मुश्किल काम ये होता है। तो शुरू के अंदर क्या क्या मुश्किलात आई और किस तरीके से उन मुश्किलात से आप फिर गुजरें? जी बिल्कुल इसी तरह इस तरह होता है कि जब आप सफ़र शुरू कर रहे हैं तो सब लोग आपके अपोजिट होते हैं। व्हेन यू बिकम लेवल तो सब लोग आपके साथ आ जाते हैं। तो सेम स्टोरी मेरे साथ भी यही है कि जब मैंने शुरू किया था तो बहुत से लोग एंगेज थे। उन्होंने कहा जी कौन फ़ीमेल से फ़ोटोग्राफ़ी करवाएगा, कौन वीडियोग्राफी करवाएगा। तो और तुम तो ये कर नहीं सकती है, इस तरह की बातें नहीं, बहुत। तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं करोगे, ये इसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए, स्टूडियो सेटअप करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। तो मैंने इन सारी चीज़ों को साइड पे छोड़ते हुए मैंने सिर्फ स्किल पे वर्क किया। मैंने स्किल को लेके चली और स्किल को लेके चलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वो मुकाम आया जब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अपनी है आज।
और एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर मैं काम कर रही हूँ, अपनी फर्म को रन कर रही हूँ और चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अच्छा, और अभी आप क्या क्या सर्विसेज जो हैं वो दे रही हैं आपके CHS सॉल्यूशंस में? मैं CHS सॉल्यूशन से डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन की दे रही हूँ। ग्राफिक डिज़ाइन के जितने सेक्शंस हैं, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, इसको लेके चल रही हूँ। साथ में वेडिंग्स फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की मेरे पास पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ में हमारे पास टूर ऑर्गेनाइजिंग की पूरी टीम है। तो ये पूरा जो सेटअप है इसके साथ में चल रहा है। अच्छा, आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है पाकिस्तान की? विजिट तो काफ़ी किया आपने। जी बिल्कुल, खुंजराब पास इज़ अमेजिंग। खुंजराब तक का जो जाने का सफ़र है और आने का सफ़र है, वो जो ट्रैवलिंग है वो बहुत अमेजिंग है। आपका स्टे होता है, आप उसको एंजॉय कर रहे हो तो मोमेंट्स को, लोकेशंस को एंजॉय कर रहे होते हो। डिफरेंट पीपल्स के साथ आपका मीटअप होता है, वहाँ पर बैठते हो, गपशप लगाते हो, उन चीज़ों को एंजॉय करते हो, देखते हो उनकी सकाफत को, वहाँ का इन्वायरमेंट जो सा उसको देखते हो। तो वो बहुत मज़ेदार एक ट्रैवल आपका होता है। सिर्फ वहाँ पर जाना ही मैटर नहीं करता, वहाँ की जो आपको ट्रैवल, ड्यूरिंग द ट्रैवल जो चीज़ें आपको मिलती हैं, आप उनको जो एंजॉय करते हो, उन लोगों को एंजॉय करते हो, बहुत सीखने को मिलता है और बहुत वो अमेजिंग जो होती हैं ना चीज़ें वो है। मैं खुजरा पास को ज़्यादा मुझे मज़ा आया जाने का। अच्छा, तो अभी आप वैसे जनरली कौन कौन से इलाकों में जो है वो टूर्स लेके जाती हैं? मेरा कश्मीर का है, रावला कोट, कोटली बाग, बंजोसा लेक है। इसके अलावा टोली पीर है, यहाँ हम लोग गए हैं टूर लेके रिसेंटली भी। और अंदाज़न एक टूर में कितने लोग होते हैं? मेरे मिनिमम 30 एंड मैक्सिमम जो मैंने टूर किया हुआ है वो 400 का भी किया हुआ है अच्छा, एज अ ऑर्गेनाइजर। अच्छा, ये भी ट्रैवलिंग काफ़ी करती हैं, तो ये भी बताइए, टूर भी लेकर जाती हैं, ट्रैवलिंग में इंसान कितना सीखता है और क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं? इसमें फर्स्टली जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए होती है। ठीक है। आपने एक टीम को किस तरह लेके चलना है, बीइंग अ लीडर आप टीम को किस डील करें, बिकॉज ऑफ आपकी टीम ने आगे लोगों को डील करना है। फिर उन लोगों के साथ टोटली आपने अकोमोडेट करना, उनको एनवायरनमेंट एक कंफर्टेबल जोन देना जिसमें वो लोग एंजॉय कर सकें, चीज़ों को लेके चल सकें। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सीखने को भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। फिर ऊंच नीच थोड़ी बहुत हो जाती है, उसमें भी आपने किस तरह कवर करना, अगर कोई ट्रबल आ गया तो उसको आप किस तरह कवर कर रहे हैं। तो ये आपका टोटल इंटेलिजेंस पे बेस करता है, एक्सपीरियंस पे बेस करता है कि आप चीज़ों को किस तरह लेके चल रहे हैं। ठीक, एग्जैक्टली डिसिप्लिन तो बड़ा ज़रूरी है। और कौन कौन से इलाकों के हवाले से पाकिस्तान में, तो क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही बड़ा खूबसूरत है, आपके प्लान्स हैं कि इन जगहों पे भी टूर्स अब आपने लेके जाने? मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो गिलगित बल्तिस्तान का है, बाय एयर टूर लेके जाना चाह रही हूँ। अभी रिसेंटली हम लोग प्लान कर रहे हैं मेरी टीम के साथ सारा, तो उसमें है कि गिलगित हम लोग लेके जाएंगे टूर। गिलगित बाय एयर अभी तक टूर्स बहुत कम गए हैं, तो हम लोग गिलगित का कर रहे हैं बाय एयर टूर का प्लान। अच्छा, अक्सर ये भी बताइए, कितनी पैशनेट हैं आप पाकिस्तान के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। मुझे बहुत कम लेडी ऑर्गेनाइजर्स देखने को मिली हैं, बिल्कुल, जो कि टूर ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, बहुत कम है। लाहौर हब है टूरिज़म का और यहाँ पर भी बहुत कम देखने को मिली हैं, और मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूँगी कि फ़ीमेल्स को आगे आना चाहिए, ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। बिकॉज ऑफ एक लेडी जिस तरह एक घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती है, टूर को बेहतरीन से ऑर्गेनाइज़ कर बहुत सकती है। खूबसूरत एग्जाम्पल। तो इसी तरह मैं चाह रही हूँ कि लड़कियाँ आगे आएँ, वो काम करें, और पाकिस्तान बहुत सिक्योर है। और लोग कंफर्टेबल भी होते होंगे फिर आपके बहुत साथ? कंफर्टेबल, लेडीज़ कंफर्टेबल, फैमिलीज़ कंफर्टेबल हैं इसके साथ, और पाकिस्तान बहुत सिक्योर है। मैं बीइंग अ लेडी इस चीज़ का कहती हूँ कि जाना चाहिए, निकलना चाहिए। पाकिस्तान को देखो, बहुत खूबसूरत है और ख़वातीन के लिए बहुत सिक्योर है। हमारे लोग इतने खूबसूरत हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एहसास का फैक्टर हम में बहुत ज़्यादा है। और जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपके पास बहुत सी स्टोरीज लोगों को सुनाने के लिए होती हैं, क्योंकि आप बड़े डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस आप कर रहे होते हैं। तो आपके साथ कोई अनोखा वाकया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आज तक याद हो? हम लोग कश्मीर गए थे टूर लेके 2016 में। तो 2016 में टूर गया तो सब लोग वहाँ पर गए, और हम लोगों ने फिर हमारा जो कुक थे वो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, हेल्थ इशू हुआ थोड़ा सा। तो हम लोगों ने उस वक़्त 2016 में अराउंड कोई 150 पीपल्स के लिए खाना तैयार किया था सडनली,
मैं थी, मेरे साथ में बाकी मेरे टीम मेंबर्स थे और हम 4 लोगों ने 150 पीपल्स का खाना तैयार किया और बिरयानी बनाई थी। वो बहुत मज़ेदार हमारा था कि एक अलग से एक्सपीरियंस है, इतने बड़े पैमाने पे खाना कभी भी नहीं बनाया था, तो वो बहुत मज़ेदार हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ था और बहुत मज़ेदार खाना था। पूरी देग बनी थी ऐसे ही। तो वो सामान भी साथ लेके जाते हैं? हम लोग सामान खाने का साथ लेके जाते हैं। आपको पता है कि लाहौर का जो टेस्ट है वो कहीं भी नहीं मिलता, तो हमारे स्पेशल शेफ़ होते हैं साथ में जो कि काम कर रहे होते हैं। तो हर इलाके का फूड भी थोड़ा डिफरेंट होता है, वहाँ का फूड ट्राई नहीं करते? वहाँ का फूड ट्राई करते हैं। हम लोगों ने डे डिवाइड किए होते हैं डेज, तो किस डे को हम लोगों ने कौन से वाला फूड जो सा है हम लोगों ने करना है। बारबेक्यूज़ भी होते हैं, डिफरेंट फूड्स होते हैं जो ट्राई करना है। अच्छा अक्सा, आप हमारी इंस्पायरिंग वुमेन हैं, उन ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं और लोगों के लिए एक मोटिवेशन क्रिएट करना चाहती हैं, जिस तरह लोग अब आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि आगे निकलना चाहिए, काम करना चाहिए। स्टार्टिंग में हर्डल्स आती हैं, अगर हर्डल्स नहीं आएंगी तो आप आगे नहीं निकल सकते हैं। हर्डल्स आएंगी, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, आपको लोगों की पहचान करवाएंगी, आपको एक्सपीरियंस देंगी और एंड ऑफ द डे वही लोग जो आपके अपोजिट आए होते हैं वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं नहीं ये बच्चा जो सा ये हमारा अपना बच्चा है, ये हमारी अपनी बेटी है। तो लोगों की फ़िक्र करना छोड़ दें, आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते हैं, लिहाजा अपने सिर्फ काम पे और स्किल पे जो फोकस है वो करें। तो मेरे ख्याल में ही है कि किसी की बात पे ध्यान ना दें, कोई क्या कह रहा है डैम केयर करके आगे निकलें। और ये भी बड़ी अच्छी आपने बात कही, एग्जैक्टली अपने गोल्स को आप सेट करना चाहिए आपको और फिर उस पर तगोदौ करनी चाहिए। पूरी जान मारें तो आपको यकीनी तौर पर जो है उसके नताइज मिलते हैं। जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा, एक आप तो खुद एक मिसाल हैं कि ख़वातीन क्योंकि पाकिस्तान में समझा जाता है शायद जब ट्रैवल करती हैं तो बहुत से इलाकों पे सेफ़ नहीं होती, बट आपको ऐसा लगता है कि ख़वातीन आसानी से ट्रैवल कर सकती हैं पूरे पाकिस्तान में? मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मोस्टली मुझे इवेंट्स के वेडिंग्स इवेंट्स के लिए जाना पड़ता है, फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी के शूट के लिए टीम को लेकर। इसके अलावा टूरिज़म में जाती हूँ, तो पाकिस्तान मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ़ नज़र आता है बिकॉज़ ऑफ औरत की इतनी रिस्पेक्ट की जाती है, आप सोच नहीं सकते कि बीइंग अ वुमेन जब मैं जाती हूँ बात करती हूँ किसी के साथ तो वो इतनी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं और हमारी सकाफ़त में ये चीज़ शामिल है। डिफरेंट एरियाज़ में जब जाते हैं तो वहाँ की सकाफ़त होती है, अलग से होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, तो वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि मैं समटाइम्स ये कहती हूँ कि आई प्राउड टू बी अ वुमन, अल्हम्दुलिल्लाह आई प्राउड। अच्छा अक्सर ये बताइए कि जब इंसान किसी गोल की तरफ होता है और अचीव करने की कोशिश करता है, उसके लिए भी स्ट्रगल भी कर रहा है, लोगों की बातें भी सुन रहा है, बहुत सारी हर्डल्स आ रही हैं, लेकिन आपके माइंड में एक ही चीज़ है कि आपने अपने एम को फुलफ़िल करना है, तो कहीं ना कहीं ख़वातीन या मैं मर्द हज़रात के बारे में भी कहूँगी, आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, उस टाइम में आप खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपने सारा स्ट्रगल की तरफ जाना है, मेहनत करनी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप अपनी नींद उस तरह पूरी नहीं ले पाते। तो खुद का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी है। खुद का ख्याल आप रखेंगे, सेहत आपकी ठीक होगी तो मज़ीद आप आगे चल सकेंगे। इस बारे में क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पर समटाइम्स मैं इस तरह बिज़ी हो जाती हूँ कि मेरा 48 आवर्स खाना खाने का सोने का टाइम नहीं लगता बिकॉज़ ऑफ डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनको मैं देख रही हूँ, लेके चल रही हूँ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर थोड़ा सा हेल्थ इशू होता है, फिर घर से डांट भी पड़ती है। अम्मी ये भी कहती हैं कि बेटा अपना ख्याल रखो, उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी, तो ये चलता रहता है, लेकिन हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। मैं खुद कहती हूँ पहले हेल्थ है, उसके बाद बाकी सारा कुछ है, तो बस इसी तरह फिर थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप खुद टूर ऑर्गेनाइज़ करती हैं, टूर गाइड हैं, तो मेरे ख्याल से आप सबसे अच्छा मशवरा दे सकती हैं। जब टूर पे जा रहे हो तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूर साथ होनी चाहिए? फर्स्टली तो आपको अपनी मेडिकेशंस इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी तमाम ज़रूरतें ज़िंदगी की जो उन डेज़ में आपको चीज़ें ज़रूरी हैं वो लेके जानी चाहिए और अपनी तमाम चीज़ें पूरी करके जानी चाहिए ताकि वहाँ पर आपको जाके प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज़ थोड़े से इश्यूज़ आ जाते हैं कि वहाँ पर जाके आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल नहीं होती मेडिकेशंस के लिहाज से। अदरवाइज़ हर आपके जो आप प्रोविंस में जाते हैं, किसी सिटी में ट्रैवल करते हैं, तो इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि हर जगह से हर चीज़ अवेलेबल है वैसे।
कुछ भी nice. चाहिए, फूड के लिहाज से चाहिए, कहीं भी कुछ चाहिए वो अवेलेबल है। वो आपको मिल जाता है पाकिस्तान में exact. बहुत ज़्यादा एडवांस जोन से इस वक्त वो हो गया, ट्रैवल करना बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा एडवांस है। और कहीं ना कहीं रिजनेबल भी है। जैसा अगर आपने स्विट्ज़रलैंड जाना है तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन आपने एशिया का अगर स्विट्ज़रलैंड देखने आए जैसे कि हमारा सवात है तो रिजनेबल है, लोग अच्छे हैं, इलाका इतना खूबसूरत है, आपकी नज़र नहीं हटती और जो ही आप वो खूबसूरती देखते हैं आपके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलता है, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया अक्सर चौहान, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने बहुत सी ख़वातीन को इंस्पायर भी किया होगा बिलाशुबा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और सलमान, ऐसी ख़वातीन से मिलकर बात करके हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है, इंस्पिरेशनल, हमें पर्सनालिटी से मिलकर अच्छा लगता है। डेफिनेटली आपको भी अच्छा लगता होगा और आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती होगी कि आपने भी ज़िंदगी में कुछ करना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। आगे चलते हैं, शामिल करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, फैशन क्रेज। इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे लोगों से जिनका ताल्लुक होता है फैशन इंडस्ट्री से, फैशन से, कपड़ों से, और उनसे जानते हैं कि क्या क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, किस तरीके से वो अपना ये जो बिज़नेस है लेकर चल रहे हैं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है एक यंग फैशन डिज़ाइनर ने। इन्होंने होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से जो है फ़ैशन डिज़ाइनिंग का बाकायदा तौर पर कोर्स किया, उसकी डिग्री की, लेकिन जब ये पढ़ रही थी उसी दौरान इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है प्रैक्टिकली काम भी करना शुरू कर दिया और अब इन्होंने अपना एक सुरमई के नाम से ब्रांड भी लॉन्च किया है। जानेंगे कि क्या क्या किस किस किस्म के जो है ये ड्रेसेस डिज़ाइन कर रही हैं, मार्केट में लेकर आ रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नूरुलैन। नूरुलैन आपको डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, काफ़ी फ्रेश लग रही हैं। चलें, अच्छा ये बताइए नूरुलैन, जब आप फैशन डिज़ाइनर होते हो, बहुत सारी क्रिएटिविटी आपने एक्सप्लोर करनी है और आपने उसको पेपर पे भी लेकर आना है, तो कहाँ से ये इंस्पिरेशन आपने हासिल की? इंस्पिरेशन जो मेरी बेसिकली इंस्पिरेशन थी ना, वो HSY था। अच्छा। जब मैं छोटी थी, मुझे जब फैशन का नॉलेज भी नहीं था, तो एक वक्त में हम टीवी पे फैशन वीक्स लगते होते थे, ब्राइडल, उसका जो ब्लैक ब्राइडल होता था ना, HSY स्पेसिफिकली ब्लैक ब्राइडल्स में आपने देखा बहुत ज़्यादा काम करता है, तो वो एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ लगती थी क्योंकि वो आपके ट्रेंड से बिल्कुल हटके था। तो मेरा बचपन से ही क्रेज़ था कि मैं डिज़ाइनर बनूं, तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया। और अच्छी बात है कि आपने अपने क्रेज़ को ही, अपने पैशन को ही अपना करियर भी बनाया। तो कितनी मुश्किलात आई जब ये स्टार्ट किया शुरू में? बेसिकली क्योंकि जो आपकी स्टडी लाइफ होती है और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ होती है, दोनों डिफरेंट होती है। जब मैं अपनी स्टडी लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ की तरफ गई थी ना, तो वो मेरे लिए थोड़ा टफ टाइम था, बिकॉज आप जब जाते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं और सब, उस टाइम में आपको टफ टाइम बहुत फेस करना पड़ता है क्योंकि वो लर्निंग जो आपने करनी होती है वो आपने अपने ऑन पे करनी होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको प्रोफेशनली कोई भी आपको ना बताता नहीं है, क्योंकि उनको इस टाइम पे फैशन इंडस्ट्री बहुत हाई है। मतलब हर दूसरा बंदा आप देखेंगे फैशन डिज़ाइनर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, फैशन इस टाइम बहुत इन है। तो इस टाइम पे डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट बच्चों के लिए, बिकॉज लोग उनको ना चांस नहीं देते। उन्हें पता है कि अगर इसको थोड़ा सा नॉलेज दे दिया तो ये अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादा करते, हमसे आगे ना चले। अच्छा। हमारा यही मोटो है नूरुलैन कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को डिस्कवर करें, पूरी दुनिया से मुतारिफ़ करवाएं। अच्छा, इस बारे में भी बताइए कि आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और आपको कौन से कलर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं? जब आप किसी पर्सनालिटी को देखते हैं तो किस तरह जज करते हैं कि इस पे ये कलर अच्छा लगेगा और ये स्टाइलिंग सूट करेगी? अच्छा, बेसिकली मुझे पेस्टल कलर्स बहुत पसंद है, जो मुझे होते, क्योंकि प्रेट में जब आप वर्किंग करते हो तो पेस्टल कलर्स। पाकिस्तान में एक इशू ये है कि हम जो डिज़ाइन करते हैं ना, वो बेसिकली हम लोगों को दिखाने के लिए एज अ
हम ऑडियंस को टारगेट मार्केट नहीं रखते, हम एक मॉडल फिगर को टारगेट मार्केट रख के डिज़ाइन करते हैं, लेकिन उसमें आपको ये नहीं पता होता कि वो मॉडल फिगर पे जो आपने डिज़ाइन किया है वो आपकी ऑडियंस को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। पाकिस्तान में मोस्टली बल्कि लोग हैं, तो मैंने इसी पे वर्किंग स्टार्ट की है कि मैं वो डिज़ाइन करूँ जो ऑडियंस पे बेसिकली आपका कस्टमर पहन सके, जो जनरल जो मैसेज, जनरल, हाँ, जो मतलब जेन्युइन बहुत प्यारा लगे कि अगर इन्होंने कैरी किया तो इन पे भी अच्छा लगे और जो बल्कि पर्सन है उसने कैरी किया उस पे भी अच्छा लगे। क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि आप लॉन्च करते हो, आप डिज़ाइन करते हो, लेकिन वो एक मॉडल फिगर पे या स्मार्ट पर्सन पे तो बहुत प्यारा लग रहा होता है, लेकिन जब वही कट या वही स्टाइल जब एक बल्कि पर्सन कैरी करता है ना तो वो बहुत बुरा लगता है या उस पर सूट नहीं कर रहा होता। तो ये इश्यूज इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। तो हम बेसिकली माइंड में रख के मैंने सुरमई को लॉन्च ही इसी पे किया कि हम ईस्टर्न और कुछ इस तरह के ड्रेसेस लॉन्च करें जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी आवाम टारगेट कर सके, इजीली कैरी कर सके, आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। ठीक है। तो अभी आप ब्राइडल ड्रेसेस भी बनाती हैं? हाँ, या मैं पार्टी? ब्राइडल भी बनाती हूँ। मैंने फर्स्ट अपना ब्राइडल बनाया जो कि इस टाइम मार्केट में बहुत पसंद किया गया। लाइक उसका मुझे पर्सनली नहीं पता था, लेकिन जितने मार्केट में जो अच्छा अगर मैं response हाँ आया। अच्छा रिस्पॉन्स आया है, मैं पीआर के पर्सन से मिल रही हूँ या किसी न्यू पर्सन से मिल रही हूँ और वो जब उसको डिस्कस किया जाता है तो वो जब उनको पता चलता है कि अच्छा वो फलाना ब्राइडल आपका था, अच्छा, वो तो बहुत तो अच्छा था। उसमें क्या ऐसा मुनफरिद था जो दूसरे ब्राइडल ड्रेसेस में नहीं आपने देखा और आपने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए अपने ब्राइडल ड्रेस? थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट कट था उसमें। कट डिफरेंट था ठीक है। और वो इतना हैवीली वो नहीं था कि, क्योंकि कुछ ब्राइडल्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर आप पाकिस्तान की नीश मार्केट को देखें तो हर बंदा हैवी और एक्सपेंसिव ब्राइडल्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने अपने मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो काफी वो देर तक ब्राइडल तैयार होती हैं और कैरी करने में भी कैरी करने में बहुत इशू होता है। हाँ। तो वो एक स्टाइलिश कट था और उसको उसमें ब्राइडल लुक भी बहुत अच्छा था, अच्छा। इसीलिए। अच्छा, वेरी नाइस। और हम ज़्यादा नीश मार्केट टारगेट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में नीश मार्केट ज़्यादा है। ठीक है। ठीक है। कुछ जो डिज़ाइनर्स हाई डिज़ाइनर एंड माइंड रख के हम उनके लिए वो डिज़ाइन कर रहे हैं जो उनको स्टाइल कट सब कुछ मिले और उसके साथ उनको वो रेंज भी मिले जिसमें वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। सही। और फैशन डिजाइनर तो वैसे भी कस्टमाइज हाँ। जो है वो काम करते हैं। कस्टमाइज पार्ट आपका एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसमें आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है और कस्टमर की पसंद होती है। बेसिकली कस्टमाइज बहुत ज़रूरी है। बहुत से डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जो कस्टमाइज नहीं देते। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए, कोई ऐसा क्लाइंट आया हो जिसको सेटिस्फाइड करना बड़ा मुश्किल आपके लिए हो रहा हो, मतलब आप उसको अपनी प्रोडक्ट भी दिखा रही हैं और उसकी बात भी समझ रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बात किसी पॉइंट पे ख़त्म नहीं हो रही है, तो ऐसा हुआ है कभी? हाँ, आपके हमारे साथ लास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था कि हमारी मार्केटिंग की जो टीम थी ना, एक ऑर्डर डिस्पैच हुआ। अब वो कस्टमर को ना साइज़ का थोड़ा सा इशू था कि वो खुद बल्कि थी मीडियम टू लार्ज था, तो वो बच्ची भी बहुत थोड़ी सी न्यू थी, उसको उसका आइडिया नहीं था। उसने कस्टमर को कह दिया कि रिटर्न नहीं होगा, आपके इसके ऑपोजिट ना कोई ड्रेस ले लें। तो वो जो एक सिचुएशन थी ना, उसमें जब कस्टमर आया और जब मैं उससे मिली, मैंने डिस्कस किया, उसने मुझे बताया मैंने वेरी नेक्स्ट डे आपको इन्फॉर्म कर दिया था लेकिन वो हुआ नहीं, लेकिन वो रिटर्न की पॉलिसी 7 डे की थी। तो वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल था। जब मैंने उसको सेटिस्फाई किया, उसके साथ मैंने उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसको एक PR गिफ्ट दिया, जिसमें मेरा कस्टमर सेटिस्फाई होके तो गया, उसके बाद उसने जाके 6 ऑर्डर्स और प्लेस किए। वाह, इसलिए very nice. कस्टमर की सेटिस्फैक्शन जो है वो बड़ी ज़रूरी बहुत होती ज़रूरी है। है। अच्छा, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, फैशन इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री को आप कहाँ देखती हैं अगर हम इसका कंपैरिजन करें इंटरनेशनल फैशन इंडस्ट्री से? पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री बेसिकली इसमें थोड़ा एक फॉल्ट ये है कि लोग जब ऊपर के ट्रेंड की तरफ चलते हैं ना, उनकी क्वालिटी लो हो जाती है। जितना मैंने मार्केट को रिसर्च किया ना, उसमें क्वालिटी एंड इशू बहुत ज़्यादा है। तो हमारा मेजर टारगेट यही है कि अगर बेसिकली जो लोग इंटरनेशनल कस्टमर टारगेट करते हैं ना, और उसके बाद उसको जब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि इंटरनेशनल कस्टमर फिजिकली आपकी चीज़ को नहीं देख रहा, वो तो एक ट्रस्ट बेस है,
तो जब वो वहाँ जाती है और वो उस क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं होता ना, तब आपकी मार्केट थोड़ी डाउन हो जाती है। अच्छा, इंटरनेशनली ये है कि अगर वो एक चीज़ शो कर रहे हैं तो आपको मिलेगी भी वो। ये वहाँ पे ट्रस्ट इशू नहीं है जो मैंने कंपैरिजन की है। बट दिस इज एन ऑनलाइन बिजनेस एक्चुअली। ऑनलाइन बिजनेस अच्छा नूरुल्लान, ये बताइए ट्रैवलिंग पसंद करती है? बहुत ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं, क्यों? ज्यादा काम करती होगी ना, focus? हाँ, मेरा फोकस मेरे काम पे ज़्यादा लेकिन होता है। फिर भी वर्क एफिशिएंसी हाई रखने के लिए ट्रैवलिंग टूरिज्म बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान की कोई खूबसूरत जगह जो पसंद हो, या माइंड में एक होता है ना, आप प्लान कर रहे होते हो कि मैं नेक्स्ट ट्रिप पे हाँ, यहाँ पे मेरा जाऊंगी। अभी प्लान है कि मैं हुंजा ज़रूर जाऊंगी। वो जबरदस्त। जगह मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। और जब आप ट्रैवल करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे अपनी फैशन। मैं बेसिकली अगर मैंने आइडियाज़ लेने हो ना, तो मैं कहीं अकेले बैठ के कोई रूफ टॉप हो, कॉफ़ी और रख के, तो आराम से और आइडियाज़ नूरुल्लान, अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो आप घर बैठ के भी पाकिस्तान का विजिट कर सकते हैं। बस आपने चैनल लगाना है डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि हम खूबसूरत मकामात की सैर करवाते हैं पाकिस्तान के। ग्रेट। थैंक यू सो मच नूरुल्लान, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिल के, और जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किए। थैंक यू वेरी मच एक मरतबा फिर हमारे प्रोग्राम में आने का नूरुल्लान आपका। अब वक्त हुआ जी आगे बढ़ने का। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद अहम सेगमेंट्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट बैटल ऑफ ब्रांड्स की जानिब। इस सेगमेंट में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस ब्रांड पे कितनी सेल लगी हुई है, ताकि आप लोग जाके शॉपिंग कर सकें, अपने प्यारों के लिए गिफ्ट्स ले सकें। तो सबसे पहले ब्रांड के बारे में आपको बताते हैं। शू बॉक्स पे लगी हुई है सेल, और ये सेल है फ्लैट 50% ऑफ। और कमाल के शूज़ हैं, और मेरे ख्याल में अगर आपको जॉगिंग करनी है, वॉक पे जाना है, तो यहाँ के शूज़ बहुत अच्छे हैं। वो शूज़ लीजिए ताकि आप इजीली वॉक कर सकें, जॉगिंग कर सकें और अपना वेट कंट्रोल कर और सकें। सबसे अच्छी बात यह है कि अंडर वन रूफ आपको खवातीन के, बच्चों के, मर्दों के हर किस्म के शूज़ जो है वो यहाँ से मिल सकते हैं। अगले ब्रांड के बारे में बताएं आपको, और वो है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट पे भी फ्लैट 50% सेल लगी हुई है, और इट्स अ समर सेल, एंड ऑफ सीजन सेल है। तो जाइए अपने पसंदीदा कपड़े जो हैं, अपने पसंदीदा आर्टिकल्स फौरी तौर पर जो है वो परचेज कर लें। और सलमान, बहुत सारे लोग जैसा हम सेल का इंतजार करते हैं फौरन से सेल लगे ब्रांड पे और हम जाके शॉपिंग कर सके, क्योंकि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आपको यहाँ पे मिलता है। इसलिए बहुत सारे लोग मेरी तरह सेल का वेट करते हैं। तो इस सेगमेंट को बिल्कुल मत मिस कीजिए, इसको ज़रूर देखिए। जहाँ आपने एक चीज़ खरीदनी है, आप दो चीज़ें खरीद सकते हैं। बिल्कुल। और अब आगे चलते हैं, शामिल करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, हेल्थ एंड फिटनेस। तो जिस सेगमेंट में बात करते हैं सेहत से मुतालिक, क्योंकि सेहत सबसे अहम नेमत है, जान है तो जहान है। और अगर हम अपनी सेहत की बात करें तो खुराक जो है वो आपको पता है कि इससे रिलेटेड होती है, और खुराक जो है वो हम खाते हैं अपने दांतों के ज़रिए। तो दांतों की सफाई, दांतों की सेहत वो उतनी ही अहम है, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। अगर हमारे दांत साफ़ होंगे, हमारा मुंह साफ़ होगा, तभी हमारी ग़िज़ा जो है वो हमें सही फ़ायदा दे सकेगी, और तभी हम एक हेल्दी बॉडी भी रखेंगे। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं, डेंटिस्ट हैं और 6 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, डॉक्टर हिरा नायाब। डॉक्टर साहिबा, आपको डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जब भी हम किसी भी पर्सन को देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो उसकी नोटिस करते हैं उसकी स्माइल, उसके लिप्स, उसके दांत कितने साफ़ हैं। और जब आप बात भी किसी से कर रहे होते हैं तो ज़रा अट्रैक्शन फील होती है उसकी स्माइल को देख के। तो दांतों की सफाई तो बहुत ज़रूरी है। क्या मसाइल देखते हैं जो आजकल लोगों को ज़्यादा दरपेश हैं? अच्छा, आपकी बात से मैं बताती जाऊँ कि दांतों की सफाई इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अपनी ओरल हेल्थ अच्छी रखेंगे ना, तो आपकी ओवरऑल बॉडी पे भी उसका अच्छा इफेक्ट आएगा। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम ओरल हाइजीन को अच्छा नहीं रखेंगे तो इट्स ओके, वहीं तक बात है, बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छे से मेंटेन नहीं होती तो आपकी उसकी वजह से और बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। अच्छा, कौन कौन से मसाइल ज़्यादा देखती हैं जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन है कैविटीज़, यानी कि दांतों में कीड़ा लग जाना। ठीक है। उसके अलावा दांत मसूड़ों से खून आना, ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, फिर क्या सजेस्ट करती हैं आप
दांतों में जो कैविटी हो जाती है वो ज़्यादातर इसलिए होती है कि कुछ भी आप खाते पीते हैं, कुछ भी खाने पीने के 20 मिनट के बाद बैक्टीरियल एक्टिविटी दांतों में स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो दांतों में कीड़ा लगने का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो आप कुछ भी खाते पीते हैं उसके लिए बेहतर है कि आप फौरन रिंस कर लें, यानी कि कुल्ली कर लें अच्छे से, ताकि दांतों पे खाना जमा ना रहे। वो रहेगा तो उसके 20 मिनट के बाद दांतों में कीड़ा लगने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, आई सी। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो कैंडीज हम बच्चों को देते हैं ये बड़ी खतरनाक है क्योंकि दांतों पे चिपक जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों के लिए अलावा बड़े भी कोई भी स्टिकी फूड्स, चिपकने वाले स्पाइसी फूड्स ये अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से दांत ज़्यादा खराब होते हैं। स्पाइसी अच्छा, फूड से भी होते हैं। एग्जैक्टली हम इससे अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम दांतों का ख्याल ज़रूर रख सकते हैं। अच्छा, जहाँ पे हम दांतों की सफाई की बात करते हैं तो एक पैटर्न है ब्रश करने का, एक प्रॉपर तरीके से, ताकि सारे आपके दांत साफ रह सके। क्या होना चाहिए इस पर ज़रा बात कीजिए, क्योंकि अमूमन हम लोगों को देखते हैं कि सिर्फ वो फ्रंट जितने आपके टीथ है उसी को साफ रखने और बाकी सब वो कहते हैं कोई बातें खुद ही हो जाएंगे। पहले तो ये है कि ब्रशिंग 2 टाइम्स करनी चाहिए, एक सुबह है। नाश्ते के बाद और एक रात को सोने से पहले, ठीक है। उसके अलावा ये कि ब्रशिंग आप करते हैं तो उसका एक प्रॉपर टेक्निक ये है कि जो आपके पीछे वाले दांत हैं आप पहले उनके ऊपर अच्छे से ब्रश करें, ठीक है। आगे आते जाएं। अब जो सामने के दांत हैं उन पे आपने 45 के एंगल पे ब्रश रख के नीचे से ऊपर की तरफ ब्रश करें, Alright. और बाहर वाली तरफ से भी ऐसे ही, यही आपने ऊपर भी प्रोसीजर रिपीट करना है। तो ये प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक। कुछ टाइम भी होता है कि कुछ लोग बस गए और आए। 2 मिनट, प्रॉपर 2 मिनट है कि आप हर सरफेस पे 15 to 20 तक काउंट करें और फिर ब्रश करें। इस तरह से आपके 2 मिनट पूरे हो जाते हैं। ठीक। अच्छा, टूथपेस्ट और टूथब्रश की इतनी वैरायटी आ चुकी है। अब अगर टूथपेस्ट की बात करें तो मैरिकेड टूथपेस्ट हैं, फिर आप देख लीजिए हर्बल आ रहे हैं, फिर कुछ सिंपल टूथपेस्ट। तो कौन सा सही रहता है? आप क्या सजेस्ट करती हैं अपने पेशेंट्स को? और टूथब्रश के हवाले से भी, अब पहले तो प्लेन होता था, अब वो जिगजैग शेप्स में आ रहे हैं, मुख्तलिफ शेप्स के अंदर आ रहे हैं। तो क्या सही रहता है हर एक इंसान जो इस्तेमाल कर सके? अच्छा, ठीक है। पेस्ट के बारे में ये है कि सबसे पहले कि अगर आपको सेंसिटिविटी, ब्लीडिंग गम्स कोई इशू है और आपका डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करता है तो फिर आप वो मेडिकेटेड पेस्ट यूज़ करें, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मेडिकेटेड पेस्ट आपने 15 to 20 डेज से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती, ठीक है। आप नॉन मेडिकेटेड यूज़ करें। दूसरा ये है कि अब ये सवाल आ जाता है कि फ्लोराइड वाली पेस्ट यूज़ करें या नॉन फ्लोराइड, ठीक है। उसमें यह है कि जिस जगह पे बच्चे जो है ना आप रह रहे हो, तो आपके अगर पानी में फ्लोराइड का लेवल ज़्यादा है, उसकी वजह से दांतों पे ब्राउन या येलो स्टेन्स हो गए हैं, तो उन लोगों को फ्लोराइड नॉन फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए, और जो वैसे नॉर्मली फ्लोराइड वाली करनी चाहिए। उससे ये होता है कि कैविटीज़ भी कम लगती है, यानी दांतों में कीड़ा भी कम लगता है अगला फ्लोराइड वाली करते हो तो। अगर पाकिस्तान की बात करें, हम जनरली लाहौर की बात करें, तो लाहौर के पानी में तो ऐसा कोई मसला नहीं। ये स्पेसिफिक हर एरिया में होता है। ये जिस एरिया से वहाँ से पानी नीचे से आता है ना, वहाँ पे फ्लोराइड का लेवल चेक करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस बारे में डॉक्टर हिरा ये भी बताइए हमारे नाज़रीन को। अमूमन हम लोगों को देखते हैं आप वो ब्रश भी कर रहे हो, वो लिक्विड भी यूज़ कर रहे हो, दांतों की सफाई भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नोटिस करते हैं कि उनके दांत पीले हो जाते हैं, क्योंकि आप कैफ़ीन ले रहे हो, आप कॉफ़ी ले रहे हो, आप टी ले रहे हो, और अमूमन जब आप बाहर होते हो तो आप फ़ौरन से उसके बाद ब्रश नहीं कर सकते। तो दांतों को किस तरह हम साफ़ रख सकते हैं? साफ़ तो रख रहे हैं लेकिन वाइट रहे, उनका कलर ज़रा अच्छा रहे, शाइनी हो। पहले ये कि जो दांतों का नेचुरल ओरिजिनल कलर है ना, वो थोड़ा सा येलोइश होता है, ठीक है, ठीक है। ये इसका बिल्कुल वाइट नहीं होने वो चाहिए। सिर्फ कमर्शियल्स में वो जो शाइन आपको नजर आती इसके है अलावा ना। अब तो मैंने देखा है कि वो जो वाइटनिंग करवाते हैं वो आर्टिफिशियल, पता चल रहा होता है कि आर्टिफिशियल उनको प्रोसीजर करवाया है। क्योंकि वो 6 to 7 शेड्स लाइटर हो जाता है आपके ओरिजिनल कलर से। हाँ। अच्छा। और उससे मेरे ख्याल से आपके दांत भी सेंसिटिव हो जाते हैं इस तरह की एग्जैक्टली, क्योंकि ट्रीटमेंट्स ऑफ कोर्स करवाने से। आपके ऊपर से एनेमल की लेयर थोड़ी सी रिमूव होती है ना, बट ये कि अगर आप बहुत कम करवा रहे हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा, या आप जो है ना होम रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हो, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है, वो नहीं करने चाहिए। यानी कि आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी कुछ चाहिए। लोग करते नहीं, होम रेमेडीज में नींबू सोडा लगा के कर रहे होते हैं, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। और ये जो मंजन Dentist बने के- हुए हैं जो लोग होममेड बना लेते हैं, ये नुकसानदेह है। ठीक है। नुकसानदेह है ये। नुकसानदेह ये चीजें, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगर कुछ उसका रिएक्शन हो जाता है तो आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है, या कितनी क्वांटिटी में आपने कोई चीज़ यूज़ करनी है। तो बेटर है कि अगर आपने वाइटनिंग की तरफ जाना है तो आप किसी प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाके करवाएं। ठीक है, अगर वो करवाएं भी तो कितने टाइम के बाद दोबारा वो प्रोसीजर हम यूज कर सकते हैं? 2 से 3 साल आपकी वो वाइटनिंग चल जाती है, 2 से 3 अगर आप अच्छी ओरल हाइजीन रखते हैं, विद 2 times ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और नॉन मेडिकेटेड माउथ वॉश। अच्छा, हमारी जनरली मैसेज के अंदर जो है मिसवाक भी लोग यूज़ करते हैं, कोई सी भी लकड़ी तोड़ी और स्टार्ट रबिंग देयर टीथ। आप ये बताइए वो ठीक होता है
अच्छा, इस पे ये आ जाते हैं कि वैसे तो नीम की मसवाक करना अच्छी बात है कि आपके जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरियल फ्लो लोड कम हो जाता है, लेकिन ये है कि वो हार्ड होता है जिसकी वजह से आपके एनेमल की लेयर डैमेज हो जाती है। तो इसलिए बेटर है कि आप सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश यूज करें ठीक है। अब मतलब या आजकल जो बहुत चीजें हमारे रेयरली वो पास आ मसवाक गई कर हैं, लें, ठीक है। क्योंकि उससे जो है ना आपकी एनेमल की लेयर डैमेज होती है। अच्छा डॉक्टर साहब भाई, एक बड़ा अहम इशू विजडम टूथ का बहुत से लोगों को निकलता है और पहली दफ़ा उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता क्या हो रहा है। वो समझते हैं कि कुछ अजीब ही उनके मुंह में चीज़ जो है वो एक दांत बड़े अलग एंगल में पैदा हो रहा है। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं और कुछ लोगों के मैंने देखा है कि वो उनको तकलीफ़ दे रहा होता है, उसका एंगल या तो इस तरह का हो जाता है जिससे वो पूरे आपके दांतों के स्ट्रक्चर को तंग कर रहा होता है। उसका फिर क्या हल है? और कभी कभी स्वेलिंग इतनी ज्यादा होती है कि आपके जॉ तक आ रही है और आपके कान तक वो पेन जा रही और है, ये किस तरह उसको basically कंट्रोल wisdom कर tooth सकते होता हैं? क्यों है? अच्छा, ऐसे है कि ये अब यूज़ नहीं होता। ये जब पहले ज़माने में हम लोग कच्चा गोश्त खाते थे उस वक्त यूज़ होता था। ये अब जाके Storage. यस एग्जैक्टली, तो ये अब इसका कोई यूज़ नहीं, इट्स जस्ट लाइक अपेंडिक्स। जैसे उसका बॉडी में कोई रोल नहीं है, इसका भी मेस्टिकेशन में यानी कि चबाने में काम नहीं आता। तो ये नॉर्मली 17 to 25 ईयर्स की एज में आता है विजडम टूथ, और ये जब भी आता है चूँकि जॉ छोटे हो चुके हैं पहले से, तो वो ये नॉर्मली सही पोजीशन में नहीं आता, आगे पीछे या टिल्ट इस तरह से आएगा और ये बाकी दांतों को भी तंग करता है। तो इसका ये कि ये जब भी निकलता है थोड़ा सा निकलता है, पेन करता है, स्वेलिंग करता है, इन्फेक्शन उसमें फिर रुक जाती है, फिर थोड़ा अरसे बाद। सो इसका ट्रीटमेंट ये है कि जब तक ये आपको कुछ नहीं कहता आप इसको रहने दें, लेकिन जब ये आपको इरिटेट या पेन करने लग जाए तो इसको एक्सट्रैक्ट करवा लेना चाहिए, निकलवा लेना उसका चाहिए। कोई नुकसान नहीं है। उसका कोई नुकसान नहीं है ठीक है, क्योंकि और ये किसी काम नहीं आता। ये- सो ये अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करवाएंगे तो ये अगले दांतों को भी खराब करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, और अगर वहाँ पे आपका ब्रश नहीं पहुँच पा रहा, कीड़ा लग गया दांतों में, तो उसकी वजह से वो साथ वाले दांतों को भी खराब करेगा। अच्छा, ब्रिसल्स के हवाले से भी बात कर रहे थे। अब तो बहुत रुझान जो है वो देखने में आ रहा है। इसकी क्या कोई स्पेसिफिक एज है कि कोई अगर छोटी उम्र तक ही लगवा सकते हैं, या अगर किसी को बाद में अंदाज़ा हुआ और वो ये चाहता है कि अब उसके अगर दांतों के एंगल्स ठीक नहीं है जी। 30 साल के बाद, तो वो उसको लगा सकता है, अप्लाई कर सकता है? अच्छा, ऐसे है कि नॉर्मली जो आइडियल एज है ना वो 8 to 14 ईयर्स है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे आपका जॉ ग्रो कर रहा होता है तो मूवमेंट बड़ी अच्छी होती है दांतों की, ठीक है। लेकिन ये कि इसकी कोई एज लिमिटेशन नहीं है, आप बाकी बड़ी एज में भी लगवा सकते हैं, 30s में भी 40s में भी, उसकी कोई एज और उसके लिमिटेशन। रिजल्ट्स उसी तरह आते हैं? रिजल्ट उसी तरह आते हैं बट स्लो आते हैं, स्लो आते हैं। क्योंकि ग्रोइंग एज में आपके दांत ज़्यादा जल्दी से अच्छे मूव करते हैं, और बोन की, क्योंकि जब दांत आपके मूव करते हैं ना तो जो बोन जहाँ से दांत मूव किया उस साइड पे हीलिंग छोटी एज में अच्छी हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है कि वो हीलिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। अच्छा, ये तो अमूमन ज्यादा तब यूज किए जाते हैं जब आपके ऊंचे दांत हों। ऊंचे दांत हो, टेढ़े मेढ़े टेढ़े दांत मेढ़े हो, हो, दांतों तब में भी यूज स्पेसेस किए हो। जा सकते हैं। बट अब तो नई चीज आ गई है, पहले होता था कि मेटल की वायर लगती थी, ब्रेसेस जिन्हें कहते हैं, बट अब अलाइनर्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लेट्स होती हैं, वो बस आपको जो है ना दिन में 20 to 22 आवर्स पहननी होती है, यानी कि सिर्फ खाना खाते हुए आप उतार सकते हैं, वाह बट वो भाई। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्लेट्स होती है, वो और पता नजर भी नहीं आती, चलेगा। इनविजिबल। हाँ जी, और उसका रिजल्ट वैसा उसका ही है? रिजल्ट भी वैसा ही है। अच्छा, वेरी नाइस। बल्कि ये है कि वो आपका गम्स को, लिप्स को डैमेज नहीं करता, इरिटेट नहीं करता, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक मेरे ख्याल से ये हमारे तमाम व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि जो डेंटिस्ट होते हैं, व्हाई दे आर सो एक्सपेंसिव? अच्छा, ठीक है। पहली सबसे बड़ी बात है कि डेंटिस्ट इसलिए एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि जब भी पेशेंट आते हैं ना हमारे पास, तो वो तब आते हैं जब पूरा मुंह खराब कर लिया होता है उन्होंने, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होता कि अगर जैसे फिलिंग होने वाली है, पेशेंट को पेन नहीं होगा, पेशेंट नहीं आएगा, वो बात जब रूट कैनाल या एक्सट्रैक्शन तक पहुंच जाएगी ना, पेशेंट ने तब आना है, ठीक है। और समटाइम्स ये भी सुनने को मिलता है हमें कि हम एक दांत के साथ डेंटिस्ट के पास गए थे और उन्होंने तो हमारे बहुत सारे मतलब दांत उसके खराब बाद हम निकाल डर दिए, गए हैं डर गए। dentist से, और हाँ। दूसरी एक्सपेंसिव होने की रीज़न ये है कि जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे इक्विपमेंट्स हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, इसीलिए दुनिया में कहीं भी इसकी इंश्योरेंस नहीं होती डेंटल ट्रीटमेंट की, इनकी इंश्योरेंस नहीं इनकी होती? इंश्योरेंस नहीं होती। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने खुद ही बताया कि बाहर से चीज़ें आती हैं, इक्विपमेंट एक्सपेंसिव है, इस वजह से अब दांत तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी का दांत टूट गया या कीड़ा लग गया, उसे निकलवा लिया, वो नया लगवाना चाह रहा है, तो क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा काम हो रहा है कि इसकी प्राइस, क्योंकि अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होगा तो फिर इकोनॉमिकल होगा, जी जी। या आपकी डेंटिस्ट कम्युनिटी को इस पे जोर दे रही है कि लोगों तक, ताकि आसानी तक मैसेज जो है वो इस्तेमाल कर सकें चीज़? इसके रिप्लेसमेंट के ना 2-3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन होता है रिमूवेबल, जो उतारने चढ़ने वाले दांत होते हैं लेकिन वो नॉर्मली यंग एज में रिकमेंड नहीं करते क्योंकि उससे बोन लॉस होना शुरू हो जाती है। अच्छा। दूसरा ऑप्शन होता है क्राउन्स। अगर एक दांत होता है तो उसे क्राउन कहते हैं, अगर मल्टीपल है तो उसे ब्रिज कहते हैं।
तो ये होता है कि अगर 3 दांत हैं, एक मिसिंग है, तो आगे पीछे वाले दांत को ट्रिम कर दिया जाता है और उस पर कैपिंग कर दी जाती है, इसे ब्रिज बोलते हैं। तो ये थोड़ा इकोनॉमिकल है, जो हर कोई करवा लेता है, लेकिन जो एक्सपेंसिव है ज़्यादा वो इम्प्लांट है। वो ऐसे होता है कि बोन के अंदर स्क्रू कर दिया जाता है ड्रिल करके, और वो नट जो है ना, समझ लीजिए जो इम्प्लांट है वो 3 to 6 मंथ्स के लिए वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। बोन की हीलिंग होने के बाद उसके ऊपर क्राउन लगा दिया जाता है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ये लाइफ टाइम रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा, वो जब आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो अमूमन आप देखते हैं कि उनके दांतों में दर्द भी रहता है, टूट भी जाते हैं, और फिर उसका वो काफ़ी गम मनाते हैं कि हमारा दांत टूट गया और स्कूल की एक छुट्टी तो फिर मस्ट है। उस बारे में बताइएगा। और वही एक ग्रोइंग स्टेज होती है जब बच्चों के दांत भी टेढ़े हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं, या वो ज़्यादा कैंडीज़ खाने लग जाते हैं तो फंगस हो जाती है। इस बारे में कुछ बताइए। जी अच्छा, ऐसे कि जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो जब फीडर मुंह में लेके सोते हैं ना, तो उसकी वजह से उनको आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे 3 साल से भी छोटे, उनके दांत सारे काले काले होके टूटे हुए होते हैं, वो बेबी बॉटल कैरीज होती हैं। एक तो उन बच्चों में ये कि जब रात को माएँ फीडर वो पी लें तो फीडर निकाल के गीले कपड़े टिश्यू से उनके दांत साफ करके फिर उन्हें सुलाएं। उसके अलावा जो 3 साल से बड़े हैं, जो स्कूल गोइंग है बच्चे, उनका ये कि वो कुछ भी मीठा खाते हैं तो वो जैसे कि टॉफ़ी है कुछ, वो स्टिक कर जाती है, तो उसके बाद उसकी वजह से उनमें कैविटीज़ होती हैं। तो बेहतर है कि एक दफ़ा नाश्ते के बाद, सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करवाना चाहिए और रात को सोने से पहले। तो बच्चों को ये कि ब्रश करवा के रात को सुलाएं और अच्छी तरह से उनको आदत डालें कि वो रिंस करें हर खाने के बाद, ताकि स्टिकी फूड अवॉइड करेंगे। स्पेसिफिक टूथपेस्ट जो मार्केट्स में है वो ठीक है, या उनके लिए कोई खास हर्बल बच्चों के लिए जो है वो जूनियर टूथपेस्ट आती हैं, ठीक है, ठीक है। और लेकिन ये है कि उसके लिए साइज़ भी है कि आपने पी के साइज़ जितना जो है ना पेस्ट उसके ऊपर। बच्चों के लिए टूथब्रश भी स्पेशल होते हैं छोटे, ठीक है। और आखिर में ये बता दीजिए, स्केलिंग के हवाले से भी एक मिथ है, लोग समझते हैं कि स्केलिंग करवाने से उनके दांत या गम्स जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा है? अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक छोटी सी बात है कि देखें, अगर कहीं पे गंद है किसी जगह पे या किसी रूम में, अगर आप उसको साफ करवा देते हैं तो उसका नुकसान तो नहीं है, फ़ायदा है, ठीक है। इसी तरह ये कि आपके जो दांत होते हैं ना, उनको आपकी बोन ने या जॉ की बोन ने और गम्स ने ग्रिप दी होती है, ठीक है। जब आप ब्रशिंग टेक्निक आपकी प्रॉपर नहीं होती तो फूड पार्टिकल्स वहाँ पे काफ़ी लंबे अरसे तक डिपॉजिट होते जाते हैं और वो हार्ड लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बोन और गम्स नीचे जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स, मुंह से स्मेल आना, और उसके अलावा दांत लूज हो जाते हैं, ये सब सिम्टम्स आते हैं। सो जब आप उसकी स्केलिंग करवाते हैं, यानी कि जब वो स्केलिंग के बाद जब बोन की और गम्स की हीलिंग हो रही होती है, तो थोड़ा सा पेशेंट्स को सेंसिटिविटी होना, इरिटेशन होना इज़ नॉर्मल, लेकिन हफ्ता 10 दिन लगते हैं, उसके बाद जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिरा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें कि हमें सिर्फ अपनी आउटर हेल्थ का ही ख्याल नहीं रखना, हमें अपने दांतों की सफाई का भी ख्याल रखना है, अपनी स्माइल का भी ख्याल रखना है। और जिस तरह की डॉक्टर साहिबा ने कहा और मैंने भी शुरू में कहा था कि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर बुनियाद करती है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से आप देखिए कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। उस ज़माने में तो ब्रशिंग इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि दिन में 5 दफ़ा करें, लेकिन आप 5 दफ़ा नहीं तो कम से कम 2 दफ़ा तो ज़रूर ब्रश करें, क्योंकि आपके दांत साफ़ होंगे, आपका मुंह साफ़ होगा, तभी आपकी ग़िज़ा आपको सही फ़ायदा दे सके। और अब आगे चलते हैं, अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट गॉट टैलेंट की जानिब। इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं टैलेंटेड पर्सनालिटीज़ के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है और हम उसको डिस्कवर कर रहे हैं। आज जो सुरीली शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अब उनका तारुफ करवा देती हूँ। बहुत ही सुरीली और मधुर आवाज़ है इनकी, 10 साल से ये गा रहे हैं, फोक भी परफॉर्म करते हैं, सूफ़ी भी और नीम क्लासिकल भी गाते हैं। तो बताते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिम खान। डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। Thank you very much for inviting me on this. आसिम, बिलाशुबा आप बड़े टैलेंटेड हैं और उसका मुजाहरा तो अभी कुछ ही देर बाद जो है नाज़रीन के सामने भी करवाएंगे। तो ये सिंगिंग का कब से शौक़ था और कब फैसला किया कि नहीं मुझे सिंगर ही बनना है? मैट्रिक के फ़ौरन बाद। अच्छा। और इजाज़त भी मैट्रिक के फ़ौरन बाद मिली थी कि अब बन जाओ सिंगर। कि अब स्टार्ट
फिर जो मेरे उस्ताद हैं आसिफ अली संतू कवाल, अच्छा। उनका मैं बाकायदगी से शागिर्द हुआ। फिर अच्छा। वहाँ पर मेहनत की और जितनी अभी तक मेहनत कर रहे हैं, अभी अरे तो वाह। कुछ भी नहीं तो सीखा। आपकी कड़ी जाके नुसरत फतेह अली खान साहब से मिल जाती है? जी शाम दादा उस्ताद। जी तो कितने साल हो गए आपको फिर प्रैक्टिस 10 करते साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ठीक। और 10 साल से शोज़ भी करते हैं। तो पाकिस्तान- ख़ास तौर पर जो है वो कव्वाली को ही आपने अपना जो है वो सिंगिंग स्टाइल को ही अपनाया है? मैं शागिर्द जो हूँ वो आसिफ संतू साहब का हूँ, जो कि कवाल हैं। लेकिन मैंने उनसे जो तरबियत सीखी है गायकी की, उसमें नीम क्लासिकल और फोक को थोड़ा सा टच दे के, और फिर इस जो आजकल फ्यूजन भी आ रहे जी हैं वो करते एग्जैक्टली हैं। अच्छा, अमूमन आसिम जो लोग सिंगर होते हैं और क्लासिकल परफॉर्म करते हैं, स्पेशली वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मेहनत होती है Exactly. उनके पीछे। आप दिन में कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना रियाज करते हैं? 2 घंटे तो मस्त हैं। अच्छा 2 घंटे तो मस्त हैं सुबह मॉर्निंग उठते साथ ही? में, फजर के फ़ौरन बाद। अच्छा, ठीक। 2 घंटे तो मस्त हैं। Very और nice. उसके बाद जब अगर आपका माइंड है तो, लेकिन ये चीज़ ऐसी है, इसमें जब स्टार्ट होता है तो फिर बंदा रुकता नहीं है। और बहुत मज़ेदार काम है ये, बहुत ज़्यादा। चलें फिर ये नहीं इसका वैसे मुज़ाहरा करते सुबह हैं। सुबह सवेरे उठते साथ ही मेरी तो आवाज़ ही निकल रही होती है। आप पता नहीं कैसे आवाज़ निकालते हैं। हम लोगों को उस्तादों की बहुत मार खाई है चलता है ये सब, हम लोग सीखते हैं, बहुत ठीक करते हो हैं। गया। अब हमारे नाज़रीन को कुछ सुनाइए। सावरे तुरे बिन जिया जाए ना, जलूं तेरे प्यार में करूं इंतजार पिया, किसी से कहा जाए ना। सावरे तोरे बिन जिया जाए ना। बहुत Beautiful. खूबसूरत आवाज़ है। और अच्छा, जो भी मेरे ख्याल से नुसरत फतेह अली खान साहब की सिंगिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं, उनकी आवाज़ में एक अलग मिठास सी होती है एक। जी, और ये बहुत मुश्किल काम भी है। अच्छा। बहुत सारे लोगों को लगता है, इवन कि मेरे घर वालों को लगता है कि मैं ऐसे ही जाता हूँ, माइक पकड़ता हूँ, गा के वापस आ जाता हूँ। लेकिन वो माइक पकड़ के गाना और फिर नुसरत साहब को गाना, वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही कुछ ज़्यादा तो इनबिल्ट भी चीज़ें होती होंगी कि जो खुदादाद अल्लाह ने दी हैं। जी। वो तो जो है वो मुझे बचपन से ही ये हाँ, आवाज़ का शौक था, बचपन से। लेकिन मेरी और कोई अदर एक्टिविटीज़ भी नहीं थी, बचपन से ही आवाज़ का शौक था, हमेशा आवाज़ के बारे में ही मुझे होता था। तो ये बताइए बैक टू सिंगिंग, जो आपका असल पैशन है, जो आप जिस पे बहुत ज़्यादा काम करें। आप कह रहे थे फ्यूजन पे आप काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसा सॉन्ग, मतलब कोई फ्यूजन आपने खुद बनाया हो? नुसरत साहब का एक गाना है तेरे बिना रोगी हुए प्यासे में, अच्छा। उसको मैंने खुद नए म्यूज़िक के साथ उसमें उस नए म्यूज़िक ऐड करके उसको खुद उसको परफॉर्म किया। अच्छा भाई, सो वो मतलब एक गाना ऐसा है जो वेरी नाइस। तो हमारे नाज़रीन को अगर सुनाएं। या शो क्यों नहीं। तेरे बिना रोगी हुए प्यासे ने, तेरे बिना रोगी हुए प्यासे ने, रोवा लवा तेरा ना, हाँ मेरे सजन किथे जावा, आवे ना किते मैनू चैन, तेरे बिना सगा पा मगा ममा बगा मनी सा बनी मा को खनी सा, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, अखां ने वेखी ये तेरी राह, तू रू तो दूर वे। क्या बात है, बहुत ही गाना रिमिक्स खूबसूरत इसको किया आवाज़। न्यू म्यूजिक के साथ। अच्छा आसिम, ये बताइए, ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं? पाकिस्तान की कोई खूबसूरत जगह जो आपको बहुत पसंद हो? हाँ, मुझे बाबूसर टॉप जाके बहुत मज़ा आया था। अच्छा। उसके बाद फिर एक लेक है झील सैफुलमलूम, वहाँ पर ऐसे लगता है एक मतलब कि नई ज़िंदगी, यहाँ पर बड़ा सुकून सा है वहाँ पर। ऐसे आप जाएं और माशाल्लाह से अल्लाह ताला का इतना खूबसूरत नज़ारा है वहाँ पर सलमान भाई। आप मतलब कि वहाँ पर बहुत अलग किस्म का
इन्वायरमेंट मिलता है। वो वहाँ का कहते हैं मैजिकल एनवायरनमेंट होता है, बड़ी एक तिलिस्माती सी दुनिया में आप चले जाते हैं। एग्जैक्टली। पर मैं अपने व्यूवर्स को कहूँगा कि जो लोग नहीं गए ना वो वहाँ पर ज़रूर जाएं, सही। और बहुत मज़ेदार। हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि अच्छा, मैं जब आप बयान नहीं कर सकता। माउंटेन्स पे जाते हैं और वहाँ जाके जब गाना गाते हैं तो उसका क्या मजा आता सबसे ज़्यादा मज़ा वहाँ पर आता है, अच्छा, है? अच्छा, क्योंकि वहाँ पर पता चलता है आप कितने पानी में। सही। सो मतलब वो बहुत कैसे? सारा। वो कैसे? वो सर देखे ना, यहाँ पर गा रहे हैं, स्टूडियो में बैठे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा बाहर चले जाएंगे ग्राउंड में, अगर थोड़ा सा नॉर्मली जाते हैं तो आप जब माउंटेन में गाते हैं ना, वहाँ पर मैंने बाबू सर टॉप पे बैठ के गाया तो मुझे पता चला कि भाई कितना अंदर है और कितना गाना बाहर है, कितना गाना मेरे अंदर है। तो बहुत मुश्किल काम है वहाँ पर बैठ के गाना, लेकिन वहाँ पर बैठ के गाने से आप इतना ज़्यादा आपके अंदर गाना समा जाता है ना, इतना ज़्यादा सुर आपके अंदर समा जाता है, आई कांट बिलीव। और आप नेचर के साथ जो है वो मर्ज करती हैं आपकी आवाज़। एग्जैक्टली ऐसे ही। क्या बात है। अच्छा, एक कुमाज राग है, उसमें कोई सॉन्ग हमारे साथ शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ। सावन भी तो जाए पेहरवा, सावन भी तो जाए पेहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम, मतलब जो परदेस गया ना, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना। बहुत खूब। और ये गाना बहुत मुश्किल है जी, एग्जैक्टली। बड़े बड़े सिंगर्स जो हैं उनके पसीने निकल आते हैं, बट आपने बड़े आसानी से गाया। अच्छा, ये बताइए कि आप कवर सॉन्ग्स तो गा रहे हैं, बड़े मशहूर जो आप गाने हैं, गज़लें हैं, वो गा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जाने से पहले जो है आपने नुसरत साहब से शुरू किया, उन्हीं की जो नेक्स्ट जनरेशन है, राहत फ़तेह अली साहब का ही कोई अच्छा सा गाना हमें अगर। राहत साहब का, नुसरत साहब का ही गाना राहत साहब ने रिमिक्स किया था कोक्स। अरे वो हो जाए तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धनी सा गा नि धनी नि नि सा, सनी द ग म ग स ग प, धनी सा गा नि धनी नि नि सा नि 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 सा, सनी द ग म प, म प द स ग म द नि, धनी 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 द नि द प, प द म म ग स ग रे ग प द प म ग रे, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। बहुत खूब। बहुत खूबसूरत। और ये बहुत मुश्किल है जो आपने गाया। यू आर वेरी टैलेंटेड। हम यही दुआ करेंगे और हमें यकीन है कि आप जो है आगे चल के बहुत अच्छे म्यूज़िक को प्रोड्यूस करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग, थैंक यू। और अब आगे चलते हैं, शामिल करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, टुडेज चैलेंज। जी, इस सेगमेंट में हम एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और आप लोगों को भी वो चैलेंज देते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ठीक करने की ज़रूरत है और बहुत सी ऐसी आदतें हैं जिन्हें छोड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने ये सेगमेंट रखा है ताकि हम ग्रेजुअली अपने अंदर एक अच्छी तब्दीली जो है वो लेकर आ सकें। आज का चैलेंज जो हम आप लोगों को देने जा रहे हैं वो ये है कि वालिदैन जो है जिनके बेतहाशा हुकूक हैं, उनके फ़राइज़ भी हैं, तो उनका सबसे पहला फ़र्ज़ मेरे ख़्याल से अपने बच्चों के लिए जो है वो ये है कि वो उनको तालीम दें। और अगर वो अपने बच्चों को तालीम देंगे तभी वो एक ऐसी जनरेशन पैदा कर सकेंगे, माशरे को ऐसे लोग दे सकेंगे जो माशरे में बहुत बेहतरी लेकर आएंगे। और ना सिर्फ अगर बच्चों की बात की जाए तो तालीम में तफरीक नहीं करनी चाहिए, लड़के लड़कियों दोनों को जो है तालीम देनी चाहिए। जितना वो पढ़ना चाहते हैं, जो जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें आगे जाने दें। बिल्कुल
सलमान, आपने बिल्कुल ठीक कहा है और बहुत ही आज का बहुत ही अमेजिंग चैलेंज है कि वालिदैन को फोकस होना चाहिए अपने बच्चों की तालीम को लेकर। एजुकेशन आप अपने बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, एक वो कल को एक अच्छे इंसान बनेंगे, उनको तमीज़ होगी, तरीका होगा, माशरे में कैसे चलना है, आगे फैमिली को किस तरह सपोर्ट करना है, प्रमोट करना है और अपने मुल्क के लिए किस तरह उन्होंने मज़ीद काम करना है, अपने मुल्क के लोगों के लिए किस तरह काम करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर हम उस मैसेज को एड्रेस करना चाहेंगे जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, काम के लिए कहीं ना कहीं भेज देते हैं। गवर्नमेंट अब बहुत कोशिश कर रही है, तो आप इससे फ़ायदा हासिल करें, अपने बच्चों को स्कूल्स में दाखिला करवाएं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि बच्चों को शायद तालीम की तरफ भिजवाने के बजाय वो समझते हैं किसी जगह पे काम पे लगा दिया जाए और इससे उसको स्किल आ जाएगा। पहले तालीम ज़रूरी है, उसके बाद वो स्किल्स भी हासिल कर और सकते हैं। ख़ास तौर पे जिस तरह के सलमान आपने अभी कहा है कि बच्चियों को तालीम ज़रूर दीजिए, क्योंकि कल को उन्होंने फैमिली रन करनी है, उन्होंने अपने फैमिली को आगे लेकर चलना है। अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तो मज़ीद वो आगे अच्छी तरबियत भी कर सकेंगी। और हमारा जो है ये मिशन होना चाहिए कि हम 100% लिटरेसी पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल। लेकर आएँ। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ 100% लिटरेसी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो 100% होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ख़ास है। हमें मालूम होता है कि आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आप अपनी सजेशंस और फीडबैक हमें दे सकते हैं। और अगर आप हमारे चैलेंज एक्सेप्ट करें, जो कि आप कर रहे हैं, तो उस हवाले से वीडियो बनाकर भी हमें सेंड कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे पेजेस हैं द मॉर्निंग शो HD के नाम से, उन्हें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं @morning show HD पर। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। नजफ राजा और सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।